जब भी आप एक मैसिव ब्रेक थ्रू पे आओगे या फिर आपका बहुत ही मैसिव प्रॉफिट होने वाला है, उससे एक स्टेप पहले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द राइट क्वेश्चंस। आज हमारे साथ है एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, हाउसिंग डेवलपर एंड आपने इन्हें यूट्यूब पे देखा होगा, प्रतीक राठी। ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड आई डिस्क्राइब योरसेल्फ? ज्यादा जल्दी नहीं आएगा तू क्वेश्चंस पे? पहले ये तो बता तेरा शो है किस बारे में। सो मी एंड चिराग वी वर्क टुगेदर ऑन मल्टीपल वेंचर्स इन द पास्ट। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, सम सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स आप बोल सकते हो हम लोग हैं काफ़ी सालों से। और we've done a lot of research together, lot of startups together and lots of failures we faced together. Initial failures तो तेरे मेरे साथ ही थे मेरे ख्याल है ना? So that was the point where चिराग एकदम नेसेंट आया था मेरे पास। तो जब हमने कुछ बिजनेस मैंने इसके साथ किए थे तो वो नेसेंट स्टेज थी हमारे बिजनेसेस की उस टाइम पे। बता भाई चिराग, क्या है तेरा शो? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? लेट द ऑडियंस नो। तो बेसिकली द राइट क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखा है ताकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाइक कुछ अचीव किया है लाइफ में, उनसे मैं पूछ सकूं कि उनकी जर्नी क्या थी, क्या क्या उनके फेलियर्स थे एंड क्या क्या लाइक टर्निंग पॉइंट्स थे बेसिकली। अच्छा, सो वो सब मैं जानना चाहता हूँ एंड व्हाट वाज द लाइक माइंडसेट जब वो ब्रेक थ्रूज करते थे, या फेलियर्स के टाइम पे भी क्या माइंडसेट था जिससे वो ओवरकम करते थे उस चीज को। सो आर वी गोना कीप दिस लाइक अ पॉडकास्ट और व्हाट, लाइक मतलब क्या रहेगा इसमें? दोनों रहेगा, ये पॉडकास्ट भी होगा एंड YouTube पे भी इसकी पूरी सीरीज निकलेगी। अच्छा, तो एक लंबा टेक लेंगे, मतलब जो रॉ कन्वर्सेशन है वो रहेगी, और एक तो इसको जो चॉप करके क्विक क्रिस्प बना देगा। करेक्ट, ग्रेट, गुड कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगा। ठीक है, नहीं स्टार्टिंग विद मी बिकॉज बली का बकरा मैं ही मिला इसको सबसे पहले। तो इसने कहा यार पहले तुम्हारी स्टोरी बताएंगे भाई, पहले आई वांट टू टॉक टू यू और बात करते हैं। सो दैट इज हाउ वी केम अप विद द आइडिया। मैंने कहा चलो कोई बात ही नहीं, शुरू करते हैं। हाँ भाई। ओके, तो सबसे पहले व्हाट वाज योर फर्स्ट वेंचर, लाइक कैसे आपने स्टार्ट किया? फर्स्ट वेंचर मेरा था जब शुरू से ही ना आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन बिजनेस। तेरे को पता ही है मेरी स्टोरी, चिराग नोज एवरीथिंग। सो हम रीइंस्टेट कर रहे हैं उस चीज़ को। सो आई स्टार्टेड, मतलब स्कूल से ही ऐसा था, बचपन से ही कि मैं 10th 11th में भी था तो ऐसा होता था कि नहीं यार पैसे कमाने हैं, कुछ खुद का करेंगे। बड़े बड़े सपने थे, वाइब थी, ड्रीम्स थे। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, कोई भी इंसान होता है, वो ज़ील होती है। आपने देखा होगा कोई भी अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुआ है, इफ़ यू कॉल दैट सक्सेस, मॉनेटरी सक्सेस, तो वो तभी मिलती है इंसान को जब वो, मुझे लगता है कि उसमें ज़ील और एक ग्रिट होती है कि ये करना है। तो व्हाट हैपेंड वाज कि बचपन में पहला मेरा वेंचर तो वो था कि हमारे स्कूल की कॉन्टिन्यूएशन पार्टी होती थी। आप सबके स्कूल में भी होती होगी कि हम लोग क्या करते थे, एक तो स्कूल वाली कॉन्टिन्यूएशन पार्टी होती है और एक स्कूल से बाहर कॉन्टिन्यूएशन पार्टी होती है, जिसमें कि ऑर्गेनाइज करते हैं हम ही लोग। पहले तो हमने ऑर्गेनाइज की थी सीनियर्स के लिए उनकी कॉन्टिन्यूएशन पार्टी, और फिर नेक्स्ट ईयर हमने ऑर्गेनाइज की थी हमारे बैच के लिए और जूनियर्स के लिए। जूनियर्स, अच्छा नहीं, हमने हमारे सीनियर्स के लिए करी फेयरवेल। हाँ, कुछ ऐसा होता, फेयरवेल के बाद पार्टी होती, कॉन्टिन्यूएशन, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली। वो पार्टी थी तो भाई बड़े गैंग्स होती हैं स्कूल में, आपको पता ही है ना, गैंग थी बड़ी, वो गैंग थी बहुत ज़्यादा। तो उससे लड़े, फिर हमने जो है सारी, फिर होता है कि बंदियाँ किसकी पार्टी में आ रही है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जहाँ बंदियाँ आएंगी जहाँ क्राउड आएगा वहाँ सारे लोग आ जाते हैं। तो व्हाट हैपेंड वाज अल्टीमेटली वी वर एबल टू कन्विंस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन आवर स्कूल टू कम टू आवर पार्टी। और फिर दैट वाज द स्ट्रैटेजी वी अप्लाइड कि अगर हमने बंदियों को कन्विंस कर लिया ना तो फिर सारे लोग हमारी पार्टी में आने वाले हैं। वो पहली पार्टी थी, पहला वेंचर था। वी मेड अबाउट 10-12 हज़ार रुपये हमने कमाए होंगे, और हम कोई 5-6 पार्टनर्स थे। फिर उसमें भी लड़ाई हो गई थी, एक बंदा सारे पैसे लेके भाग गया था हमारा, तो कहता यार कुछ बचा ही नहीं। फिर हमने उसमें भी सेटलमेंट करी, डिस्कशंस करे, और ये सब हुआ। सेकेंड वेंचर था, फिर हमने कॉलेज में भी फ्रेशर्स पार्टी भी बाहर होती है, वो हमने करी थी। वो भी अच्छा वेंचर था। ये तो होगी पार्टी स्कूल वाला फेज। देन देयर वाज अ फेज वेयर बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस कब स्टार्ट किया। सो ऑल ऑफ यू नो माय मॉम पास्ड अवे व्हेन आई वाज 18। तो उसके बाद हुआ ये था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माय फादर। ही हैड अ बिजनेस, मतलब उनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, वाज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर के काम लेते थे, और उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, तो काम छोटे ही थे, ज़्यादा नहीं थे। सो मम्मी को जब वो ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ, उस टाइम स्ट्रोक आया, तो व्हाट हैपेंड वाज कि हमें लोन लेना पड़ा था पैसा। तो वी हैड टू टेक अबाउट 5 to 7 लाख रुपीज़ ऑफ लोन, क्योंकि इंस्टेंट हार्ड कैश उस टाइम या बैंक बैलेंस आप बोलो नहीं था हमारे पास।
तो उससे जो है मम्मी का इलाज वगैरह हुआ। तो दैट वाज द टाइम इट स्ट्रक मी कि पापा इतना अच्छा काम करते थे। अब क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो ये लगता है कि यार माय फादर इज़ द बेस्ट, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं था वी वर गोइंग थ्रू एनी लो टाइम्स, बट ये था कि यार उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि पैसों की बड़ी तंगी चल रही थी घर में। उस टाइम मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ था कि नहीं, मुझे खुद का कुछ करना पड़ेगा। आई वॉज 18। फिर वो सेटबैक देखा, फिर माई सिस्टर्स वर गेटिंग रेडी फॉर द मैरिज एंड एवरीथिंग, और काम संभालने वाला कोई था नहीं। और जील तो भाई बचपन से ही होता है। देखो जुनून मैंने ये माना है, पता नहीं जैसे तू भी है, तूने अपना ई कॉमर्स जब स्टार्ट करा, व्हेन यू केम टू मी, ही वाज जस्ट कितने साल का था जब तू मेरे पास आया था पहले? सो ही वाज जस्ट 18 व्हेन आई इन्वेस्टेड इन हिज वेंचर। और उस टाइम पे ई कॉमर्स का इसमें इतना जुनून था, आप मानोगे नहीं। दैट इज व्हाई दिस गाय वाज एबल टू क्रैक इट द वे ही क्रैक्ड इट, क्योंकि आई कुड सी दैट द सेम जील जो मेरे में थी ना, वो इसमें थी उस टाइम की। यार मैं अपने घर से निकल के और आई एम फाइंडिंग आउट द राइट इन्वेस्टर्स, राइट अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग। सो दैट इज हाउ मी एंड चिराग मेट, कि चिराग वाज इनटू ई कॉमर्स और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाउ ओपन माइंडेड ही इज़ एंड व्हाट अ ब्रॉड जोन ही हैज़, और उससे अपने बिजनेस को देखता था। सो दिस वाज फर्स्ट बिजनेस। मैंने अपने पापा का ही काम ज्वाइन किया, गवर्नमेंट में मैंने ठेकेदारी लेनी शुरू करी। बट वो ऐसा नहीं था कि मेरे टाइम तक ना ऑनलाइन टेंडरिंग आ गई थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था। पहले तो ऐसा होता था कि काम बांट कर दिए जाते थे कि भाई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे। ऑनलाइन टेंडरिंग आने के बाद कोई भी बैठा बंदा इंडिया में से कहीं पे भी टेंडर डाल सकता है। तो इस अच्छी बात यह है कि भाई डेमोक्रेसी है तो खुल गया सिस्टम। बट बुरी बात यह है जिन लोगों को पता भी नहीं है ज्योग्राफी का, तो आप सोचो चंडीगढ़ बैठा बंदा गुड़गांव के टेंडर डाल देता था, गुड़गांव बैठा बंदा चंडीगढ़ के। तो रेट ऐसे आते थे कि उसमें ना तो कोई मार्जिन बचता था, बस काम लेने के लिए नया कोई कॉन्ट्रैक्टर आया उसने डाल दिया। सो मेरे पापा का हॉर्टिकल्चर का काम था, बट मुझे हॉर्टिकल्चर में ऑनेस्टली कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉन्टेड टू मेक मनी। मनी क्यों बनाना था? क्योंकि यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं थी किसी से भी। मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था मेरे सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में ही कि मैं करूँ ये सब, पर पापा बोले नहीं। मैं हाँ, इस पर फिर आऊँगा मैं। इससे पहले मतलब मेरा कज़न था प्रशांत, आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में। तो मैं और पिंकू बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आते थे। स्टार्टअप फंडिंग के बारे में बड़ा सुनते थे कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल जाती है, ये होता है। तो ग्रीन स्कार्ट करके एक कंपनी हमने स्टार्ट की थी, विच वॉज बेसिकली पेपर टैप को देखा जो फेल हो गई, या फिर अभी बिग बास्केट सेम मॉडल पे हमने जो है डेली ग्रॉसरीज और इसका बिजनेस जो था वो पुल अप करने का सोचा था। फंडिंग नहीं हुई, पापा ने पैसे नहीं दिए, उसमें 10-12 लाख रुपए लगने थे, नहीं थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स के बाद ना सेटबैक्स मिला कि इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती यार, तो पैसा तो खुद का जोड़ना पड़ेगा। और फिर लगा कि भाई पापा इसी बिजनेस में हैं। 3-4 ऐसे सेटबैक हुए कॉलेज के टाइम में, स्टार्टअप करके देखे नहीं चले। तो फर्स्ट ईयर वॉज द टाइम व्हेन मैं पापा के इसी काम में थोड़ा घुस गया कि मैंने कहा मेरा लाइसेंस बनवाओ आप। पापा ने कहा नहीं लाइसेंस नहीं बनवाऊंगा, तू कोई फन्ने का थोड़ी है, पहले तू एक काम कर, तू काम ले मेरे नाम से ही ले, छोटे मोटे ले, कुछ तो ले। तो मैंने काम लिए, बट मुझे हॉर्टिकल्चर में जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो आई टुक अप मैन पावर के टेंडर्स, मतलब अपनी मैन पावर देनी शुरू करी, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब बहुत छोटे, मतलब छोटे से स्टार्ट करा यार। मतलब पहला जो मेरा काम था वो 3 से 4 गार्ड लगाए होंगे एक टेंडर में। और फिर धीरे धीरे देर के मैं टाइम इन दैट बिजनेस व्हेन वी वेंट अप टू 850-870 पीपल ऑन माय पेरोल। तो उस टाइम ऐसा होता था कि पर डे आप 870 लोगों को मैन डेज की आप पेमेंट दे रहे हो। एक दिन भी अगर इंसान मतलब काम बंद हो जाता है तो आपको 870 लोगों का आप एवरेज लगा लो कि एक बंदे का डेली वेज होगा 700-800 रुपये पर डे आपको बेयर करना पड़ता था। तो यहाँ से लेके 2 से 3 साल के अंदर भी स्केल्ड इट टू दैट लेवल। तब मुझे समझ आ गया था कि स्केलिंग इज नॉट टफ इफ यू हैव द राइट आइडियोलॉजी, यू गॉट द राइट रिसोर्सेज, राइट स्ट्रैटेजीज, तो आप स्केल कर सकते हो किसी भी बिजनेस में, बट विजन होना बहुत जरूरी है। हाँ बताओ। तो ये आपका फर्स्ट ब्रेक थ्रू था? ये मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू था। दैट मेड मी माई इनिशियल फर्स्ट, बोलते हैं इंडिया में कि भाई पहला 1 करोड़ कमाना बहुत ज़रूरी होता है। वी कॉल इट अ नंबर वेयर कि यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे तो विल ब्रेक थ्रू। 1 CR बोलते हैं ना कि भाई पहला CR कमाना बड़ा मुश्किल होता है। सो दिस वॉज द फेज, इट टुक मी 2.5-3 years। उसमें टाइम लगा, बट उससे मेरी आइडियोलॉजी बहुत खुल गई, क्योंकि हमारा जो बिजनेस था ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का, बड़ा ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत ही लाइजनिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोगों से डील करना होता है और कई तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसमें मुझे सैचुरेशन नज़र आया एक टाइम के बाद। आई नोटिस किया सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं, बाहर का कोई भी आके आपका टेंडर डाल जाता है। एक टाइम पे आपके पास 800 लोग हैं और अगले ही साल आपको ये नहीं पता, 1 साल के लिए तो आप सिक्योर हो, नेक्स्ट ईयर वो आपको टेंडर नहीं मिलेगा, कॉम्प्लायंसेस इतने होते हैं।
कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लाइंसेज हो जाते हैं लीगल भी, तो आप कैसे हैंडल करोगे, अगले साल वो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्लेयर मैं कभी था नहीं इस गेम में, सो आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन को देख के और ऑनलाइन के आते ना नए नए प्लेयर्स आ गए थे जो रेट्स बहुत ज़्यादा गिरा रहे थे। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड होम्स ऑफ माय इंटीरियर्स कंपनी। बड़ा इंटीरियर्स में इंटरेस्ट था, पैसे बचा के कभी ऋतु के साथ हमने डच कर लिया। ऋतु की सैलरी थोड़ी बहुत आती थी, उस टाइम जॉब करती थी कोई 25-30 हज़ार रुपये की, तो डच कर लिया, मिला के थोड़ा घर को सजा लिया। बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, सो पैशन मेरा था इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब। फिर कॉलेज के बाद मैं ठेकेदारी करता था उस टाइम पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स का काम ही करता था, तो जॉब भी लग गई थी। तो 600 बच्चे थे जिनकी प्लेसमेंट, मतलब हमारा प्राइवेट कॉलेज था तो बताइए उसमें कितने ही बच्चे पढ़ते हैं। और कॉलेज में मैंने, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू माय कॉलेज फैकल्टी कि उन्होंने मुझे, मेरे को बिजनेस करने के लिए छुट्टियां बहुत दी है। मतलब दे वर वेरी कोऑपरेटिव की बहुत बहाने मारने पड़ते थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। कभी बोलता था जी, वो इमोशनल मारता था कि यार देखो घर पे कोई है नहीं, और असली सच्चाई भी वही थी कि यार मम्मी है नहीं, पैसा कमाना है, पापा की जो सच बात है। वो पुल अप करके टीचर्स को मनाया किसी तरह की, यार अटेंडेंस मार्क कर दो, ये वो, अपना धंधा स्केल किया। उसके बाद फिर होम जॉब स्टार्ट किया। होम जॉब स्टार्ट किया तो यार इंटीरियर्स का काम था, सर्विस बेस्ड काम है। सर्विस बेस्ड काम में ये होता है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, काम बड़ी जल्दी मिल जाता है आपको, बट एंड में पेमेंट्स बहुत रुकती हैं। आप में से जितने लोग भी सर्विस बेस्ड बिजनेस जितने भी लोग कर रहे होगे, तो आखिरी में ये होता है कि काम बड़ा रुकता है। तो एवरी बिजनेसमैन, एवरी एंटरप्रेन्योर वुड वांट विल गो टू प्रोडक्ट्स साइड ऑफ थिंग्स। तो डू यू वांट मी टू एलैबोरेट या बेसिकली स्केलेबल नहीं था वो मॉडल? वो स्केलेबल नहीं था इंटीरियर्स का। वी गॉट फंडिंग्स फ्रॉम वेरी गुड इन्वेस्टर्स। आई गॉट अ पार्टनर इन अनीश को मैंने पुल इन किया कि यू जॉइन मी एज अ CTO CEO, सो ही जॉइंड अस। हमने काफ़ी काम किया, वी स्केल्ड अ लॉट इन इंटीरियर्स। काम हमारा बहुत अच्छा था, टीम बहुत अच्छी थी, तो वी स्केल्ड अप टू अ वेरी मैसिव लेवल इन स्पैन ऑफ लाइक 3 years मे बी या 2 years हमने काफ़ी काम किया। बट फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये सर्विस बेस्ड मॉडल है। कुछ इन्वेस्टर्स पुल बैक कर गए थे, उन्होंने मतलब वी वर ऑन द साइनिंग ऑफ फाइनल शीट, उससे पहले जो है टर्म्स नहीं साइन हुए। अनीश और मैंने डिसाइड किया कि विल सेग्रीगेट दी मॉडल आउट। और बीच में इसी दौरान जब हम ये सेग्रीगेशन चल रहा था, I went into cryptocurrency. So I always kept my portfolio diversified और ट्रेंड्स को बहुत फॉलो किया। उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं था कि what is cryptocurrency, whether it's gonna come to India or not, what is mining, what is not. उस टाइम पे I started, maybe it might have been one of the first mining farms in India. तो मैंने कहा, और ऐसा नहीं कि छोटी माइनिंग फार्म, इट वाज अ वेरी मैसिव इन्वेस्टमेंट आई पुट इन देयर। मैंने चाइना से बहुत ज़्यादा मशीन्स वगैरह ऑर्डर कर ली थी माइनिंग की, और फिर जब वो इंडिया में आई तो फिर देखा कि वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, देयर आर मेनी हैजल्स इन्वॉल्व। किसी तरह वो लेके आए, फिर देखा कि अरे उनका एफिशिएंसी गिर रहा है, इनकम कम होती जा रही, मतलब इतने बिजनेस करे, फिर उसको सेल ऑफ करा तो उसमें बड़ा मार्जिन निकल आया। धीरे धीरे वी बिकेम इम्पोर्टर ऑफ प्रोडक्ट्स रादर देन माइनर्स आवरसेल्व्स। फिर लगा कि ये बड़ा वॉलेटाइल मार्केट है, तो फिर हम जो है फुल टाइम, जो मैंने सोचा कि भाई होम जॉब को हमें प्रोडक्ट्स मॉडल पे लाना पड़ेगा, एंड ये साइड बिजनेसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर बिजनेस आपकी पूरी एनर्जी लेने वाला है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा। तो वी स्टार्टेड अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट, जो मेरे अंदर चुल तो बहुत पहले से ही थी। जब मैंने अपने जॉब की थी ना आशाना के साथ, उसी टाइम से ऐसे था कि यार घर तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो खुद का कुछ भी बनाने में रियल एस्टेट में इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो था कि पहला एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, फिर रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व थे। लैंड चाहिए सबसे पहले, वो तो सबसे मोटा खर्चा है ही, फिर खुद का उसमें डेवलपमेंट करनी है वो चाहिए, और फिर ये भी नहीं पता था हमें वो चीज़ बिकेगी कि नहीं। तो रिस्क लिया भाई, पहली बिल्डिंग बनाई, अपना पहला काम किया, और टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस हमारा काम बहुत अच्छा था। इंटीरियर्स का भगवान ने एक्सपीरियंस दे दिया था, सेल्स बड़ी अच्छी हो गई थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रह चुके थे। तो सारा एक्सपीरियंस जो होता है ना आपको काउंट करता है। दैट इज व्हाट आई थॉट कि भाई लाइफ में जो भी आपको जहाँ भी मिला है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप ऐसे बन जाओगे कि आपको लगेगा सारी चीज़ें ही द कार्ड्स फेल इन प्लेस। तेरे साथ हुआ ऐसा कभी कि यू थिंक कि जो भी तूने लाइफ में करा, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है लाइफ में? तो होता ही है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल वाले फेज में था, तब जैसे समर वेकेशन होते थे, मेरे डैड मुझको भेज देते थे एक दूसरे के ऑफिस में। जैसे डैड का कोई भी फ्रेंड हो गया, फिर वो वीडियो एडिटिंग सीखना या फिर कुछ और चीज़ें सीखना, तो बाद में वो काम आ जाता है। राइट। बचपन में ऐसे ही मैं वीडियो एडिटिंग करता था अपनी सिस्टर्स के लिए। आई नेवर न्यू कि यार आई विल एडिट वीडियो समडे एंड इट्स गोना हेल्प मी। तो वो हर चीज़ जो आप आज कर रहे हो ना, वो
आई डोंट नो, आई बिलीव इन द सुप्रीमेसी, एक पावर है, भगवान ऐसे हैं कि वो आपको हर रास्ता आपको उसी तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ आपकी सोल को पहुँचना है. सो हैव फेथ इन लाइफ, हैव फेथ इन द हायर एनर्जी. इट्स गोना टेक यू वेयर एवर यू वांट टू रीच एंड यू विल हैव टू रीच. आप पहुँचोगे वहाँ तक जहाँ पे लिखा आपकी किस्मत में पहुँचना, नो मैटर व्हाट. तो इंटीरियर डिजाइनिंग आपने कहाँ से सीखा, मतलब कॉलेज में सीखा था या फिर खुद? नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग आई डिडंट लर्न इट एनीवेयर. ये सही में ही काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से. आई नेवर टुक अ प्रोफेशनल कोर्स फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग. खुद ही अपने कंप्यूटर पे बैठ के ऑटोकैड चलाना, जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखे ऐसी ऑटोकैड चलाना सीखा, 3ds Max चलाना, साथ ही साथ एक स्केचअप होता है, स्केचअप प्रो अगर आप लोगों को पता हो, गूगल का सॉफ्टवेयर है, 3D रेंडरिंग करना, ये सब सीखा. ये तो हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट, बट टेस्ट बड़ा अच्छा था, टचवुड बहुत अच्छा टेस्ट था इंटीरियर्स में, काफ़ी लोग प्रेज करते थे. तो बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंटेशन जो करनी पड़ती है, इनिशियल ट्रैक्शन जो था वो आसपास के लोगों से मिल गया. जब घर में काम किया तो अच्छा लगा, लोगों को सबको पसंद आया, तो पता चल गया कि दिस इज समथिंग दैट्स गोना वर्क. एवरीबडी नीड्स अ ब्यूटीफुल होम. आई गॉट टू नो फ्रॉम माय ओन एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, पहले खुद के घर पे आपने ट्राई किया? हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे उस चीज़ में कॉन्फिडेंस हुआ, फिर लोगों का किया तो उनको भी पसंद आया, फिर उनसे और रेफरल्स मिले. सो दैट इज व्हाट टोल्ड अस कि वी आर वेरी गुड एट व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ. वी जस्ट नीड टू प्रोडक्टाइज इट. एंड उसको प्रोडक्टाइज करने के लिए फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स बनाना स्टार्ट करा कि जो फ्लोर्स हैं हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सर्विस्ड हों, रेडी टू मूव हों, रादर देन रेडी टू शिफ्ट हों, रादर देन रेडी टू मूव. So that is what is the approach we have at HomeSwap right now. Okay, so अब तक आपने कहाँ पे डिलीवर कर दिया, मतलब प्राइम लोकेशंस कौन-कौन सी हैं? मल्टीपल लोकेशंस हैं. द्वारका भी इधर को मैंने दिखाया भी हुआ है, यहाँ भी दिखाया हुआ, गुड़गांव में भी. सो मल्टीपल लोकेशंस और बड़े ही क्या बोलूँ, शॉर्ट साइज प्रोजेक्ट होते हैं. शॉर्ट साइज मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हिसाब से शॉर्ट साइज हैं, वैसे तो हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं. हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट भी सब वो है. राइट. ओके, सो व्हाट वाज द लाइक पैटर्न जब भी कोई ब्रेक थ्रू आता था, तो लाइक मेंटली लाइक माइंडसेट क्या रहता था? ब्रेक थ्रू के टाइम या उससे पहले? ब्रेक थ्रू से पहले लाइक पैटर्न क्या होता था? व्हाट इज द पैटर्न? मतलब यू हैव डन लाइक मल्टीपल बिजनेसेस, तो हर उसमें जब भी स्केलिंग फेज आता था या फिर प्रॉफिटेबल फेज आता था, उससे पहले व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली जिससे वो पर्टिकुलर फेज आया? हमेशा ऐसा हुआ है कि दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जब भी आप बहुत ही मैसिव प्रॉफिट के पॉइंट पे होते हैं ना, उससे पहले चीज़ें इम्पॉसिबल दिखेंगी. ये हमेशा हुआ मेरे साथ, और ये पहली बार किसी ने पूछा तो मैं सोचने में मजबूर हुआ कि जब भी आप एक मैसिव ब्रेक थ्रू पे आओगे या फिर आपका बहुत ही मैसिव प्रॉफिट होने वाला है, उससे एक स्टेप पहले चीज़ें बहुत टफ लगेंगी. मतलब ऐसा लगेगा कि यार अब छोड़ देते हैं इस काम को, इसमें कुछ नहीं है. और उस टाइम को अगर आप सर्वाइव करके, समहाउ यू सर्वाइव दैट फेज, समहाउ आप उस चीज़ को क्रैक करके. मेरे साथ ये है, मैं बहुत जुगाड़ू हूँ. आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और बिजनेस में ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है. हमारा बिजनेस तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि डेली एक नई प्रॉब्लम आती है. सो आई एम अ पीपल्स पर्सन. लोगों से अच्छी बना के रखना, लोगों से बात करना, तरीके निकालना, सोर्स से सोर्स निकालना, कनेक्शन से कनेक्शन निकालना, नेटवर्क बनाना, फिर उससे सॉल्व करना चीज़ों को, जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से काम करना. तो बेसिकली वो जुगाड़ कर करके हमने जो है वो रास्ते खोले. और जब हम वो इम्पॉसिबल से पीछे नहीं हटे ना, तो अपने आप ही किस्मत ने ऐसे मोमेंट दिए, ऐसा टाइम दिया हमें कि वी मेड मैसिव मार्जिन्स ओवर देयर. मतलब उस टाइम के हिसाब से एक्सपोनेंशियल मार्जिन्स. और वही वो इन्वेस्टमेंट्स बनी जो हमारे नेक्स्ट बिजनेस के लिए बेसिक पूंजी बनी. फिर वो नेक्स्ट लेवल का बिजनेस आया, फिर उसमें इम्पॉसिबल आया, फिर उसको क्रैक किया. और इम्पॉसिबल भी कई लेवल पे आते हैं. इट्स नॉट इनिशियल फर्स्ट ब्रेक थ्रू, आते ही रहेंगे. एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज फेलियर? लाइक फेलियर क्या है आपके लिए? Failure is when you quit. There is nothing else in business that I'll call a failure. मेरे लिए भी फेलियर यही है कि जो अपॉर्चुनिटीज मैंने एक्सप्लोर नहीं करी या जिन पे मैं डर के पीछे हट गया, उनको मैं फेलियर्स बोलना चाहूँगा. बट देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन पिवटिंग एंड परसिवरेंस. एक बहुत ही थिन लाइन होती है जब एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना पड़ता है कि कब तो वो परसिवर करे एक बिजनेस में और कब उसको पिवट कर लेना चाहिए. जैसे जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर वाला बिजनेस था, मैन पावर वाला बिजनेस था, उसमें आज भी मैं सोचता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि यू वर एक्चुअली एट अ ग्रेट लेवल. हम अच्छे क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर थे उस टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट में. मैं बन गया था, अच्छा लाइसेंस हो गया था हमारा, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइसेंसेस. तो उसमें वी कैन डू नो अप टू नो लिमिट का काम. मतलब देयर वाज नो लिमिट. वी कैन पिक अप अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी एनी अमाउंट, और उसको हम मतलब उसके लिए हम बिड कर सकते थे, विच इज़ अ गुड अचीवमेंट.
तो उस लेवल से हमने देखो बैक करा। तो काफी लोग बोलते हैं यार तूने अच्छा कर लिया था और तू वहां से फिर पीछे आया, वो तूने गलत किया। मे बी यू गॉट अफ्रेड ऑफ द बिगर अपॉर्चुनिटी, वहां पे इम्पॉसिबल से तू पीछे हट गया। बट देयर इज अ मैसिव थिन लाइन विच एन एंटरप्रेन्योर शुड लर्न, कि कब वहां से पिवट करना है और कब परसिवर करना है, वो रीजंस होने चाहिए फिट। काफी लोग बोलते हैं लड़ते जाओ, वो स्ट्रैटेजी भी आई डोंट think it's the right strategy. You should persevere, but if you have got great reasons और great data supporting you not to persevere, तो pivot करो, आपको अपनी strategy बदलनी पड़ेगी। और मेरे लिए लाइफ में strategy ना ये नहीं थी कि भाई उस फेज में कि मेरे को ये वाली कंपनी चलानी है, ये वाला बिजनेस करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनिशियली एक एंटरप्रेन्योर के लिए पहली जो ड्राइव होती है ना, इन्वेस्टमेंट होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो गैदर करनी, तूने भी करा बिजनेस, तुझे पता है कि भाई इनिशियल ड्राइव पैसा होता है कि पूंजी जुड़ जाए, फिर मैं कोई भी बिजनेस कर लूंगा। फिर चाहे पैशनेट हो ना तो आप वो कर लेना। देखो इतने लोग हैं, लीडर्स हैं, बोलते हैं फॉलो योर पैशन, दैट्स फाइन। बट अगर मैं एक आम हिंदुस्तानी बच्चे की बात करूं जिसने बिजनेस करना है और आज ग्रो करना है, इज 18-19 टुडे, तो पहले भाई वो पूंजी जोड़ो जिससे कि तुम अपना बिजनेस स्केल कर पाओगे, क्योंकि बिना पैसों के बिजनेस विल नॉट स्केल इजीली। मेकिंग दैट फर्स्ट मिलियन, मेकिंग दैट फर्स्ट CR इज वेरी इंपॉर्टेंट। So basically difference between एक opportunity and passion, दोनों में difference होता है, right? Yes, obviously. An opportunity initially cannot be, could be, और passion तो well and good है, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। But sometimes अगर आपके पास initial funding नहीं है, देख यार, तो I'll say कि opportunity is much better than fighting in the rat race for that passion। आज की डेट में इतने स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं, मेरे इतने दोस्तों ने भी किए हैं और हमारे सर्कल में मिल जाएंगे, कि जो लोग अब जॉब कर रहे हैं स्टार्टअप्स में फेल होके, क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रेंड जो इंडस्ट्री में चल रहा है, डायरेक्ट उनका पैशन है, उस पर फाइट मार रहे थे। मैंने भी मारी है, मैं भी फेल हुआ हूँ, और उन्हीं लर्निंग्स के बाद वो ग्रीन कार्ड वगैरह शुरू नहीं हो पाई। फिर रियलाइज हुआ भाई बिना पैसों के तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई हैव टू मेक दैट फर्स्ट मिलियन। अगर मेरे पास वो 10 लाख रुपए होते तो मैं ग्रीन कार्ड शुरू करता, जो आज शायद माइंड में ही रहता बिग बास्केट के साथ कॉम्पीट करती। उस टाइम पे वॉज वेरी अर्ली, 2007-6 की बातें हैं, वेरी यंग आई वॉज बैक देन। तो बच्चे ही थे, मतलब तब इतनी झील थी। तो अपॉर्चुनिटी और पैशन इनिशियली तो अलग रहेगा, बट एक बार आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ फंड है तो यू कैन स्टार्ट इट। आई हैव रेड म्यू सिग्मा की स्टोरी। सो द गाय फर्स्ट एक्यूमुलेटेड हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय वर्किंग इन US, उसके बाद ही स्टार्टेड म्यू सिग्मा। म्यू सिग्मा इज $1 billion डेटा कंपनी टुडे, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो यही होता है, पहले तो इनिशियल फंडिंग वो होगी, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट मार्क ज़करबर्ग। यार मैं कोई इनोवेटर नहीं था उस टाइम पे, ना ही मैं बिल गेट्स था कि यार मैंने विंडोज़ डिस्कवर करी हो, नहीं। आई एम जस्ट अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, और मैं वही राय दे सकता हूँ जितना मेरा उस टाइम विजन था कि भाई अपने लिए पहले एक पूंजी जोड़ो और उसको फिर इन्वेस्ट करो, रिस्क उसी पे तो लगाओगे। पापा मम्मी को बोलते रहोगे पैसे लगाओ, मेरे पापा ने लगाए नहीं, और ना ही लगा सकते हैं यार, कैसे लगा देंगे? आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। बट टुडे माय फादर इज सीइंग मी, अगर मैं उनको बोल दूं भाई अपना सब कुछ भी दाव पे लगा दो तो काम के लिए लगा देंगे। और आज ऐसी किस्मत है, भगवान की ऐसी जरूरत ही नहीं है। तो वो जब आप काम करोगे तो सब समझ आता है। एंड अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड इफ यू आर प्रॉफिटेबल उसमें, बट लेट्स से कि आपको बाद में ये लगता है कि उसमें पैशन नहीं है, उसमें मजा नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए? देखो अगर आपने कमा लिया है, इफ यू हैव मेड इनफ मनी कि व्हाटएवर यू लव और वांट टू डू वो शुरू कर सकते हो, तो यू शुड पिवट। और अगर आपको लग रहा है कि भाई सस्टेनेबल अमाउंट आ रही है और अभी इसमें मैं और खींच सकता हूँ 1 साल और 1.5 साल और, तो उसमें 1-1.5 साल इन्वेस्ट करो। बट पैशन जरूरी है यार काम में। जैसे आई लव मेकिंग हाउसेज एंड डिलीवरिंग ब्यूटीफुल यूनिट्स। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं शायद इफ आई मेक मैसिव मनी, कोई मेरे को $1 बिलियन भी देगा तो मैं एक धंधा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी में बनना चाहूँगा जो बनना चाहूँगा। तो वो चीज़ है कि बिकॉज आई लव डूइंग दैट, आई लव मेकिंग ब्यूटीफुल होम्स। हम देखते हैं कंपटीशन, और हमारा जब किस वजह से हमारे फ्लैट्स या फ्लोर ज़्यादा बिक रहे हैं, तो एंड हमेशा हमारी रिपोर्ट में ये आता है कि भाई वी मेड ब्यूटीफुल सस्टेनेबल बेटर प्रोडक्ट। तो वो बेटर प्रोडक्ट देना अगर आपको आ जाए और आपको मज़ा आ रहा है उसमें, तो वो कर, वो तो लंबी खुशी देगा। और तू करंट अगर उसी में है कि भाई यार एक सस्टेनेबल अमाउंट आ रही है, तो ज़्यादा दिन मत कर, इतने दिन तक कर। लेकिन जैसे वो मेरी ठेकेदारी वाला काम था कि भाई उतने दिन करो जब तक कि आपको लग नहीं रहा कि सस्टेनेबल अमाउंट आ गई, या कोई ऐसा बिजनेस ना मिल गया हो जो उससे ज़्यादा कमा के दे रहा है। ओके ओके। एंड अगर कोई अभी स्टार्ट करने की सोच रहा है बिजनेस, जैसे कॉलेज में होते हैं, वो सोच रहे हैं कि अब पैसे कमाने हैं, तो लाइक इनिशियली इस टाइम पे 2021 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बेस्ट रहेगी? यार आई एम ब्लैंक ऑन दिस बीइंग फ्रैंक, क्योंकि मैं
ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट नाउ आई एम इन अ फेज वेयर मेरे को मेरा पैशन मिल गया है, सो मैं अब उसी में पूरा फोकस दूँ. आई नो एवरीथिंग अबाउट माई इंडस्ट्री, रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, और रियल एस्टेट में भी अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे कि दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है, सो आई नो एवरी बिट ऑफ इट. What's the next opportunity? Where should you tap it? What should you do? So I am a guy now who's overcome that level of new trends, new industries. I am really focused in my industry क्योंकि मुझे पता this is something that I want to do and this is gonna make something big out of me. Not today, not tomorrow, but someday. तो और could be today, tomorrow, someday. So मैं अब उस लेवल से ऊपर आ गया हूँ कि मैं अब बाकी ऑप्शंस देखूँ. ये आदमी तब तक ये ऑप्शन देखता है जब तक कि उसको अपने धंधे में मजा ना आ गया. ये सच बात है. ओके, तो स्टार्टिंग में करना क्या चाहिए? लाइक किस चीज़ के लिए? लेट्स से कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन नहीं, या फिर लेट्स से ऑफलाइन भी मेरे को पैसे कमाने हैं. इसका एक बेसिक सा कैलकुलेशन है. ऑलवेज से रीड द लीन स्टार्टअप. इफ यू फॉलो दैट बुक यू आर गोइंग टू रीच देयर. ट्रेंड्स पढ़ो या कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो. सब आजकल तो इट्स वेरी ओपन यार. हमारे टाइम पे तो ना वो खाली मरते थे हम किसी सीईओ का इंटरव्यू देख लें, योर स्टोरी में पढ़ते रहते थे, आर्टिकल इंस्पायर होते थे. अब तो इतने चैनल्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं, वीडियो ऑप्शंस हैं आपके पास, सारे पॉडकास्ट हैं इतने, आप देख सकते हो, सुन सकते हो सीधा उन लोगों को जिनसे आप इंस्पायर होते हो. तो गो फॉर समथिंग दैट इंस्पायर्स यू, दैट यू वांट टू सॉल्व. इट शुड बी अ प्रॉब्लम दैट यू शुड बी सॉल्विंग. और ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं. आपके धंधे में, हमारा रियल एस्टेट में से भी छोटी सी प्रॉब्लम है जो नहीं सॉल्व हुई थी और हम उसको सॉल्व करते हैं. तुम्हारे पास डिमांड मैसिव है, तो वो डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हो उस पर फोकस करो एंड स्केल इट. और फिर लीन स्टार्टअप फॉलो करो, डेटा पे काम करना. सो आजकल क्या करना चाहिए देख मैं बताता हूँ. कुछ बेसिक अमाउंट कमानी इज नॉट बिग, नॉट वेरी टफ. तो तुझे पता है कि भाई जब हमारी जेब में 1,000 रुपया होता है तो तब हम कभी ये नहीं सोचते कि यार 10 कमाकर चुप बैठ जाएंगे. हम हमेशा ये सोचते हैं 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे ही सोचते हैं कि इतना कमा लें. बट जिस दिन आप 1 CR कमा लेते हो उस दिन आदमी को ये हो जाता है कि मैं रेंटल इनकम कर लूँ, मैं अपना पैसा सेव करके मैं किसी कमर्शियल उसमें डाल देता हूँ. वहाँ एक एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका फिर विजन ही नहीं था बड़ा, आप इतने डेडिकेटेड ही नहीं थे अपने पैशन की तरफ. अगर आप एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर होगे तो आप, और इसमें ना हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि जैसे ही हमारे पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाता है ना सेव करने को, वो फटाफट बोलते हैं बेटा इन्वेस्ट कर दो, खर्च हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा. बट अगर आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर हो तो आप वैसे ही सोचोगे ना, उसको भी पूंजी की तरह ही सोचोगे, आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह सोचोगे. दैट इज व्हाट वी डू राइट नाउ. कि पैसा है ना तो हम उसको ये नहीं सोचते आज इन्वेस्ट करके यहाँ सिक्योर होना है. अरे सिक्योर होने के लिए तो बहुत टाइम है ना, वी आर वेरी यंग राइट नाउ. तो अभी हमें उसी पैसे को वापस से इन्वेस्ट करना है. लुक एट एनी बिग एंटरप्रेन्योर यू सी टुडे, मोस्ट ऑफ देयर इनकम इज इन देयर कंपनी. उनकी पर्सनल एसेट अगर हम देखेंगे, देखने को लगता है कि यार फलाने एंटरप्रेन्योर के पास इतना महंगा घर है, इतनी महंगी गाड़ी है, लेकिन कंपेयर्ड टू द कंपनी साइज ही हैज एंड द एसेट्स ही होल्ड इन दैट कंपनी, वो मैसिव है. और वो उसका सारा पैसा ही अपनी कंपनी और अपने बिजनेस में है. तो जिस दिन आदमी ये सोचना शुरू कर देगा ना, जो भी कमाई है वो मुझे वापस इन्वेस्ट करनी है उसी बिजनेस में, तो वो सक्सेसफुल है. चाहे वो 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो. मतलब उसके दिमाग ऐसा होना चाहिए कि यार पैसा इज फॉर री इन्वेस्टमेंट, सिक्योर होने के लिए नहीं. आप सिक्योर होने लग गए तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहे ना, आप तो फिर जंग से ही बाहर आ गए. आप कहाँ लड़ रहे हो? मतलब एक स्पेसिफिक परसेंटेज सेव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई परसेंटेज रूल नहीं है, मैं बताता हूँ. अगर आप बड़ा सोचते हो ना तो मैं कैसे सोचता था, देख दिस वाज माय थिंकिंग और आज भी है कि जो इनिशियल, आई विल गिव इट थ्रू एन एग्जांपल, आई वोंट से द एग्जैक्ट फिगर्स. जैसे मेरे मन में था कि आई शुड अर्न 10 लाख रुपीस, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी मेरे लिए. तो मैं पहला 10 लाख रुपए कमा लिया, लेकिन अब वो 10 लाख रुपए कमा के मैं इजी गोइंग नहीं हुआ. मुझे लगता है मैं 10 से ना पहले इसको 5 टाइम्स 10x या 5x कर लेता हूँ, फिर मैं 10 lakhs की गाड़ी ले लूंगा. दैट इज हाउ आई थिंक. आई विल नॉट थिंक कि 10 lakhs आ गए तो मैं 2 लाख की गाड़ी ले लूंगा. सपने बड़े हैं तो फिर वो आप उसको 10 lakhs को एक ये लगा लो बिल्कुल छोटा सा पार्ट बना दोगे. अपने जो खर्चे, आपके जो ड्रीम्स है ना, उसको छोटा सा पार्ट बना दोगे अपनी टोटल इनकम का. तो वो गोल होना चाहिए. जब वो आप 1 CR पे पहुंच गए तो गोल ये होना चाहिए अब मैं 1 CR तो ऐसा निकालना है मेरे को कि मेरे को फर्क भी ना पड़े, तो इतना बड़ा बिजनेस करना है. तो 10 CR पे पहुंचा जब मैं 1 CR साइड निकाल दूंगा. नो परसेंटेज, कुछ नहीं है. एक दिन आप ऐसे काम करते रहोगे ना कि और आगे जाना और इतना पैसा निकालना है, तो ऐसा रहेगा कि पैसा ज्यादा निकलने को हो जाएगा, तुम्हारे पास खर्चा करने के लिए जगह नहीं है. सच बात है, ऐसा होता है और ऐसा होगा विद एवरीबडी who's done it. और आप में से काफी लोग भी होंगे जिन्होंने ऐसा करा होगा ना, बीइंग देयर सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस, वो बता भी देंगे इस चीज को. किसी भी बड़े आदमी से पूछो, बोला टेक रिस्क,
रिस्क लेना इसी को बोलते हैं कि, लेकिन मैं एज अ रिस्क नहीं लेता, और उनसे भी पूछोगे ना उनके लिए रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर दे आर डूइंग। इलॉन मस्क को देख लो, इलॉन मस्क इज द मोस्ट ट्रेंडिंग एंटरप्रेन्योर वी सी टुडे, तो ऑल ही डज इज फॉर हिज कंपनी, दैट्स हाउ एंटरप्रेन्योर्स वर्क। और एक दिन ऐसा आ जाएगा बहुत ही जल्द, तुमने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी जल्दी आ जाएगा कि तुमको पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास, तुम्हें गाड़ी लेनी थी इतने कि उससे ज़्यादा पैसे बच गए गाड़ी लेने के लिए, और तुम्हारे पास एक और गाड़ी लेने के पैसे रखे। तो वो फेज आना बहुत ज़रूरी है, दैट वो आएगा तब जब तुम एक ऐसे बिजनेस में जो अच्छा पैसा कमा रहा है, और आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आपको बहुत पैशन है कि यार मेरे को इसी में क्रैक करना है, देयर इज अ मैसिव प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओके, तो रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, राइट? लाइक ऑब्वियसली रिस्क्स शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड, पर बिजनेस में अनकैलकुलेटेड रिस्क भी रहेंगे। आप चाहो या ना चाहो हर्डल्स आएंगे, आप चाहो या ना चाहो ऐसे खर्चे आएंगे जो आपने अज्यूम नहीं करे थे, और जिस दिन आप ये सोच के ऐसे सोच के चलने लगे कि यार मैं 50 लाख का काम कर रहा हूँ और मेरे को दिक्कत ना है 5 लाख रुपए की, मैं तो 5 लाख का ही, मैंने 50 लाख का काम करा, 40 लाख का खर्चा सोचा है, तो भाई 40 लाख का ही खर्चा होगा, नहीं यार, खर्चा 45 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। आपको उस सोच के साथ चलना चाहिए, तो आप टेंशन फ्री रहोगे कि ठीक है यार इसमें नहीं, आगे कमा लेंगे। आपको ये देखना ना मेरी एज क्या है, आज कुछ भी नहीं है, मुझे बस काम करना है। आई वांट टू जस्ट रन लाइक अ बुल टुडे। आज मैं अगर बुल की तरह बुलिश होकर भागूंगा, अपना काम करूंगा, तो इन सब में नहीं देखोगे। और एक इंसान होता है बहुत ही ओवर कैलकुलेशन भी जो कर लेता है कि यार इतना ही आना चाहिए, और टेंशन लेता है 20,000 रुपये भी ऊपर खर्च हो गए, 50 भी ऊपर खर्च हो गए, बोलेगा यार इतना खर्चा हो गया। वैसी सोच नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लो, बट अनकैलकुलेटेड प्रॉब्लम्स, अनकैलकुलेटेड खर्चों के लिए भी बिजनेस में तैयार रहना, हर टाइम प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, एंड अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम पे उसका लाइक माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई स्टार्ट कर रहा है वो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं, या फिर लेट्स से उनको सक्सेस इतनी जल्दी नहीं दिखती। इस पे बहुत बड़ा रोल है किस्मत का यार। देख, इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ कोई फॉरेन के लॉज नहीं चलते कि यार आप रेंटल लो शुरू कर लो, आप इस चीज़ को फॉलो कर लो, या ये फॉर्मूला फॉलो कर लो, या इस इन्वेस्टर को पिच कर दो, या आप IIT जाके पढ़ाओ, या फिर आप स्कूल से छोड़ दो पढ़ाई, या फिर बहुत ज़्यादा ही पढ़ लो। कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बट अगेन आपको वो बेसिक फर्स्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो चाहिए वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और पहला प्रॉफिट मेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट आपके ना माइंडसेट को अपने आप बढ़ा देंगे। फेलियर से आप नहीं डरोगे, और जिस दिन आप शुरू में ही फेल हो गए, 3 बारी 4 बारी फेल हो गए यार, तो फिर माइंडसेट तो लो होगा ही। बट अगेन अगर आपने सक्सीड होना ही है तो वो पहला ब्रेक थ्रू तो आपको ढूंढना पड़ेगा। उस तक तो यार पेशेंस रखना पड़ेगा। वो किस्मत पे है, सर्कमस्टांसेस पे है, वो कब मिलेगा, बट ऐसा नहीं है वो नहीं मिलेगा। वो हर आदमी को मिलता है जो बार बार ट्राई करता है, जो बार बार ट्राई करता है, जो बार बार ट्राई करता है। कुछ लोग बस क्या है, उससे ज़्यादा डिसहार्टन नहीं होते, उसको एज अ लाइफ लेते हैं कि यार ये तो लाइफ है, इसमें तो परेशानियाँ होनी है। और कुछ लोग जो हैं उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हैं, तो वो बेचारे थोड़ा जो है, फेल तो कोई नहीं होता लाइफ में, सबकी लाइफ है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी, और सब दुखी हैं, कोई खुश तो है ही। पैसा होना सिर्फ ये नहीं है कि आप खुश हो, पैसा होना एक साइड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, बट इट कैन नॉट सॉल्व अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दैट यू फेस मेंटली, दैट यू फेस मतलब फिजिकली और इन फैमिली और इमोशनली। पैसा तो सिर्फ एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो दुखी तो सभी हैं भाई, लाइफ वो लाइफ है, लेकिन इनिशियल सक्सेस के लिए बार बार ट्राई करते रहो। कुछ लोग इस बस माइंडसेट ये होना चाहिए कि फेलियर, रियलिस्ट माइंडसेट होना चाहिए, रियलिस्ट सच, कि भाई मेरे को पॉजिटिव तो ये सोचना है कि फंडिंग मिल जाएगी, या मैं इसमें क्रैक कर लूंगा, या मैं यहाँ से इतना पैसा कमा लूंगा। लेकिन अगर नहीं भी आया ना तो कोई नहीं, ये ट्राई करेंगे, तो कोई नहीं वो ट्राई करेंगे। तेरा भी इनिशियल जब ब्रेक थ्रू हुआ था, आज में और तेरे में, आज भी तू उसी स्टैंड पे खड़ा, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, हम हमेशा उसी स्टैंड में खड़े होते हैं कि हमें आज से आगे जाना है। और हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि यार मैं कैसे निराश ना हूँ, क्योंकि हर बिजनेस एक लेवल तक पैसा देता है, फिर वो थोड़ा डाउन आ जाता है, एक लेवल तक पैसा देता है, फिर थोड़ा डाउन आ जाता है, दैट हैपेंस। तो फिर ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब वो मेरे में ड्राइव नहीं रही, या पता नहीं विजन नहीं है, पैशन नहीं है। तो इसका यही जवाब है कि यार ज़्यादा डिसहार्टन मत हो, दिस इज लाइफ, फिगर आउट, यू वांट टू परसीवर और यू वांट टू पाइवट, सिंपल। इफ यू वांट टू पिवट, इफ यू वांट टू परसीवर देन गो अहेड। मतलब डेटा बेस्ड हो, लेकिन यार मतलब ऐसा नहीं अपने मन से सोच लिया, मन गढ़ंत कहानियां बना ली, आसपास वालों ने बोल दिया, नहीं, डेटा बेस्ड हो कि एक्चुअली में अब मेरे धंधे में सेल नहीं रही और वो नहीं आ रही है, फ्लिपकार्ट आ गया और मेरी दुकान में सेल ही नहीं है,
तो भाई लोग ऑनलाइन चैनल से खरीदेंगे ना rather than buying from me. So why should I sell offline? What is the edge that I am giving over Flipkart? Am I giving faster delivery? Am I giving it cheaper? What is the edge that I have? Okay, so basically you have to focus on customer जो है. Customer तो everything है. Customer is everything. If you focus on the customer, you'll solve every big problem, every small problem. If customers are happy with you, they're going to buy from you. They're going to refer it to people. और अगर customer खुश नहीं है, तो फिर आपकी सेल तो चलेगी कैसे? And like there is this difference कि formal education करना चाहिए या फिर self education. Like इंडिया में एक ये चीज़ है कि let's say कि आज अगर किसी को खुद का business start करना है तो there is no like जैसे आपने बताया set pattern नहीं है उस चीज़ का. नहीं है. तो कैसे लाइक किसी का माइंडसेट कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर क्या चीज स्टार्ट करना है? देखो नॉलेज तो आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं बोलूँगा, इन्फॉर्मेशन तो वाइड ओपन पड़ी है हमारे पास. इतनी इन्फॉर्मेशन, ओवर इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में. आप नेट खोल लो, इतनी इंस्पिरेशनल कोट्स, वीडियोस, इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन हर धंधे के बारे में मिल जाएगी. बट क्वेश्चन ये है कि ना ही इसका आंसर है फॉर्मल एजुकेशन में, ना ही इसका आंसर है कि आप ड्रॉप आउट कर लो. सब तरह की स्टोरीज हैं. कुछ लोग हैं जो बहुत फॉर्मल एजुकेशन लेके बहुत आगे बढ़ गए हैं. कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े, ड्रॉप आउट थे, फिर भी बहुत आगे बढ़ गए हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ बुक्स दैट आई रेड इज अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ आवर कैरेक्टर. हमारे जो भी बच्चे सक्सीड होते हैं उनका एक बेसिक ट्रेट होता है जो सक्सीड करते हैं, होता है ग्रिट. वो हार ना मानने वाले लोग. चाहे आप किसी फॉर्मल एजुकेशन लो, चाहे आप किसी स्किल की ट्रेनिंग लो, चाहे कुछ भी हो, बट आपने हार नहीं माननी है. मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हार मान के डिसहार्टेंड हो जाते हैं वो रुक जाते हैं. जो लोग हार नहीं मानते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकालते रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जुगाड़ू हूँ. जैसे मैं कह रहा हूँ जुगाड़ में बहुत बिलीव करता हूँ. तो वो कुछ ना कुछ करते रहना, मतलब रुकना नहीं है. चाहे कैसा भी टाइम आए, यू डोंट हैव टू स्टॉप. यू हैव टू फिगर आउट सम वे टू मेक मनी, सम वे टू ग्रो योर बिजनेस, सम वे टू टेक यू अहेड देन दिस. और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है यार. वो आपका माइंड डेवलप करती है. चाहे आपको नॉलेज ना हो, बट इट शार्पन्स योर ब्रेन. इट शार्पन्स योर ब्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ बेटर वे. तो ऐसा नहीं है आप ड्रॉप आउट कर दो. पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी है, बट साथ ही साथ हैविंग अ स्किल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और स्किल में भी ऐसी नहीं कि भाई यार कोई सिलाई की मशीन चलाना सीख ली. स्किल लाइक कि आपको एक्चुअली वो ट्रेड्स इन योर कैरेक्टर डेवलप करना, एक माइंडसेट डेवलप करना. तेरे वाली बात है कि ग्रेट आ जाए, मैं थोड़ा स्ट्रेंथी हो जाऊँ, बहुत जल्दी डिसहार्टन ना हो, पॉजिटिव माइंडसेट, खुश रहूँ. जैसा एनवायरनमेंट है देखी जाएगी. और एक आदमी तो उसी टेंशन को बच्चा बोल देता है देखी जाएगी, और एक बच्चा उसी में इतना हो जाता है मेरे नंबर नहीं आए. और बच्चे हार्श स्टेप्स भी ले लेते हैं सेमी क्लास के बच्चे. कुछ बच्चे फेल हो गए, ऐसे घूमते रहते हैं, हो गया पापा फेल, क्या करूँ. और कुछ मौज लेता रहता है, पापा भी कहते हैं पुत्र कोई बात नहीं. और फिर वो देखते हैं बाद में वो बच्चा जाके एकदम खुल के रहता है. और कुछ बच्चे होते हैं कि बेचारे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हैं, 95 से थोड़ा सा भी कम हो गया टेंशन ले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो ऐसी भी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं. सो इट्स ऑल अबाउट ग्रेट कि यार कुछ ना कुछ करते रहना, रुकना नहीं. स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है. एंड जब भी कोई स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, एक सेल्फ डाउट वाली चीज़ होती है. हाँ बिल्कुल होती है. जैसे कि उसमें रिस्क है कि इससे मुझसे होगा नहीं होगा, इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसी अगर सब में हार गया तो फिर क्या होगा. एक तो यार इनिशियली ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें तुम्हारी कम से कम लागत लगे या जीरो लागत लगे. मतलब फर्स्ट बिजनेस शुड ऑलवेज बी द बिजनेस वेयर योर इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 लो. तो इससे क्या होगा कि तुम सिर्फ तुम्हारा टाइम और वो स्किल ही ज़्यादा यूज़ हो रही है, पैसे का तो बहुत कम यूज़ हो रहा है. तो स्टार्ट सर्विस इंडस्ट्री से करना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्री में काम जल्दी मिल जाता है और पैसे भी आगे से ही मिलते हैं एडवांस. प्रोडक्ट्स बिजनेस में तब आना चाहिए जब आपके पास वो पूंजी हो गई है कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, या एक फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हो गया वो करने के लिए. आप सेल्फ डाउट वाला जो तेरा क्वेश्चन है, सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा. पर जब आप अपना पहला सक्सीड कर लोगे, पहला ऑर्डर ले लोगे, पहला सेल्फ डाउट के भी लेवल्स होते हैं. वो इनिशियली सिर्फ इतना ही लेवल होगा कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं. पहला ऑर्डर आ गया, सेल्फ डाउट वहाँ क्लियर हो गया. फिर ये रहेगा कि मैं 100 ऑर्डर ले पाऊंगा. 100 ऑर्डर ले लोगे, सेल्फ डाउट और दूर हो जाएगा. कुछ फिर कम्युनिटी यानी हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली और आसपास के लोग जब बोलने लग जाएंगे ना, हाँ यार चिराग ने अच्छा कर लिया इस चीज़ में, या प्रतीक ने अच्छा कर लिया इस चीज़ में, तो फिर वो सेल्फ डाउट बिल्कुल ही दूर हो जाता है. और कुछ अमाउंट तुम जब कंसिडरेट अमाउंट बना लेते हो जो तुम्हारे पास तुमने अपनी मेहनत से बनाया है, तो फिर तो सेल्फ डाउट बिल्कुल ही दूर हो जाता है. तो ये आएगा एक्सपीरियंस से. सेल्फ डाउट इज अ थिंग दैट गोज अवे विद एक्सपीरियंस. एंड व्हेन एक्सपीरियंस कैसे आएगा, अगेन यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड कीप ट्राइंग समथिंग और द अदर एंड इट विल वर्क. बट ऐसे भी नहीं किसी भी चीज़ में रैंडमली घुस गए. समथिंग दैट you are actually passionate about, you are actually solving something for the customer. कुछ value generate होनी चाहिए. At the end of the day, you're generating some value to the customer.
और वैल्यू कोई भी वो चीज़ है जिसके लिए कस्टमर आपको पैसे देगा, तो वो Okay. क्या वैल्यू है अब आपने देखना है। वही है। तो जब जैसे कि कोई स्टार्ट कर दिया, अब वो सक्सेसफुल होने लग गया, तो उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग, राइट? ऑब्वियसली। तो मतलब राइट सोर्सेज क्या होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बाहर। देखो, अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आपने लर्न करना है तो यू शुड ऑलवेज कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद पीपल नाउ। जैसे तू अपना बिजनेस कर रहा है ई-कॉमर्स का, तो आई वुड ऑलवेज से कि भाई अगर तुझे अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यू अचीव दैट लेवल वेयर एवर यू वांटेड टू बी, नाउ यू हैव टू एक्चुअली स्केल एक्सपोनेंशियली इन दिस। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो उस लेवल के दिग्गज हैं जो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं या तेरे जोनल लेवल पे भी अच्छा कर रहे हैं, शायद दिल्ली एनसीआर में ही अच्छा कर रहे हैं, उनसे अच्छी दोस्ती कर। वो तेरे को ऐसे नटशेल में एक्सपीरियंसेस दे देंगे जो तेरे बहुत काम आएंगे। दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी कि मैं सारी ज़िंदगी या तो खुद हर चीज़ को ट्राई कर करके सीखूं या फिर मैं अपनी इंडस्ट्री के जो दिग्गज है ना उनका दोस्त बनूं। अब क्वेश्चन आता तुम दोस्त कैसे बनोगे, वाना भी लगोगे जब मिलने जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रोवाइड सम वैल्यू टू द अदर पर्सन ऑल्सो, कि कुछ ऐसी कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी उनको भी प्रोवाइड करो कि उनको लगे यार हाँ ये बंदा वर्थ वाइल है टाइम देने के और ही इज़ एक्चुअली वर्थ वर्किंग विद। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड सम पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, सम कोलैबोरेशंस की, जहाँ पे मैं दूसरों को बेनिफिट दे रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ, मैं ऐसे लोगों के टच में आया जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 20-50 साल से हैं और उनको पूरा एक्सपीरियंस है, उनको हर चीज़ का पता है। तो फिर वो नटशेल में मेरे पास आ गया और फ़ायदा दोनों का हुआ। तो मैं अकेले वो प्रोजेक्ट करता तो मुझे 100% फ़ायदा होता, तो मैंने क्या करा, ऐसी 2 कोलैबोरेशन कर ली। मेरे को भी उतना ही फ़ायदा हुआ, उनको भी उतना ही फ़ायदा, बट एक फ्रेंडशिप बन गई, एक ट्रस्ट बन गया, एक सर्कल बन गया। तो वो आपको पहले ही बता देंगे इस चीज़ में ये फ़ायदा, इसमें ये नुकसान है। तो मतलब जैसे अगर कोई भी अभी इस टाइम ये तो इंडस्ट्री बेस्ड हो गया। अब आते हैं एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इंटेलेक्चुअल लेवल पे रीड बुक्स यार, बट मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि आप यूट्यूब खोल लो या फिर आप वीडियोस देख लो या फिर आप किसी को देख के इंस्पायर होते रहो। वो इंस्पिरेशन ना मोटिवेशन होगी, वो थोड़ी देर के लिए आपको पंप करेगी। रेगुलर लेवल पे अगर आपने मोटिवेटेड रहना है तो खुद से ही आएगी। उसके लिए नो योर सेल्फ, पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वॉक वगैरह पे जाओ, घूमो फिरो। और कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स भी होते हैं सबके अंदर कि कुछ बच्चे बने ही सिंगिंग करने के लिए हैं, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि वो उसी में उनको म्यूजिक में ही सुर लगेगा, तो बिजनेस में डालेगा नहीं चलेंगे। तो वो सबका अलग नेचर भी है। तो मतलब जॉब वर्सेस बिजनेस, इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी कि हर किसी को बिजनेस नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों को पसंद है जो वो काम कर रहे हैं, जो वो जॉब कर रहे हैं, वो दे आर टोटली इनटू इट, दे सो लव इट एंड दे सो ट्रेन्ड एट इट कि उनसे अच्छी वो मैनेजर्स कोई मैनेज कर ही नहीं सकता उस बिजनेस को, उस ट्रेड को, स्किल को। अब कोई मुझे बोले एक फैक्ट्री संभालनी है जिसमें कि कोई बिस्किट बनता है और उसमें 5000 लोगों को देखना, आई वोंट बी एबल टू क्रिएट दैट प्रोडक्शन व्हाट द मैनेजर, सीनियर मैनेजर ओवर देयर विल बी एबल टू डू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब वर्सेस बिजनेस है। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, जिस भी चीज़ में एक्सपीरियंस हो, जिस भी चीज़ में स्किल्ड हो, वो भी मैटर करता है। ओके, एंड हाउ टू फाइंड योर पैशन, लाइक ये सबसे बड़ा सबको लाइक प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, उनको पता नहीं होता कि पैशन कैसे पता चलेगा उनका क्या पैशन है। यार दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पैशन, और कुछ लोग बोलते हैं यू नीड टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, अ लॉट ऑफ पीपल से पर्पस इन लाइफ। पैशन पे बात करता हूँ पहले मैं। पैशन तो देखो यार, सबको पता होता है किसको क्या करने में इंटरेस्ट है, कि किसको एक्चुअली में क्या करने में इंटरेस्ट है। तुम इसको, मैं तो उसको पहले नहीं पता था मुझे मेरा पैशन इंटीरियर से अच्छे घर बना के देने में, नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। बट जब हमने वो किया और वो जो खुशी मिलती है उससे फिर पता चला अरे मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में। और सही में ही कोई मुझे पैसे भी नहीं देगा ना, कि अगर मेरे पास एंडलेस मनी होता तो मैं फ्री में भी लोगों के घर अच्छे कर देता, एंडलेस टाइम एंडलेस मनी होता तो मैं फ्री में भी बड़े अच्छे अच्छे घर बना के लोगों को देता, क्योंकि मुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में। तो वो एक पैशन होगा कि आपके पास एंडलेस मनी, एंडलेस टाइम, एंडलेस एनर्जी होती तो आप क्या करते, क्या वैल्यू क्रिएट करते। तो वो अगर चीज़ आपने डिफाइन कर ली, अपने आप से पूछोगे तो आपका पैशन है। पर्पस की बात करूँ सो अब जिन लोगों ने मेडिटेशन किया उनको पता है कि पर्पस इज जस्ट एक ब्लाइंड साइट रखी हुई है हमने अपने आगे, कि बस एक टेम्परेरी ये बनाया हुआ है कि ये मेरा पर्पस इन लाइफ है। पर्पस कुछ नहीं है, एक ब्लाइंड फोल्ड है जो हमने पहन लिया है। एक ही ज़िंदगी है, इसको पास करना है, निकलना है, थोड़ा अपने आप को जानना, अपनी सोल को जानना है। पर्पस बहुत लोग यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और कुछ लोग कोचेस जिनको आप बोलते हो आजकल बड़ा यूज़ करते हैं, फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। ट्रूली यार, लाइफ का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पीस और हैप्पीनेस है। इसके अलावा किसी इंसान का कोई पर्पस नहीं है। सब एंड में यही चाहते हैं कि मैं पीसफुल रहूं और मैं हैप्पी रहूं। अब वो उसको झुठला के और उसके अलावा जो भी पीस वो पर्पस बनाना चाह रहा है वो फेक है, कि
मैं इतने करोड़ रुपए कमा लूंगा या मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा या बिलियनर बन जाऊंगा, ये पर्पस ऑफ लाइफ है मेरा, या फिर पर्पस इज नथिंग बट अ ब्लाइंड फोल्ड वे आर वेयरिंग। इफ यू मेडिटेट, आप में से जो भी मेडिटेट करते होंगे उनको पता है कि हम तो एक आत्मा है जो बस टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं, विद नथिंग एल्स। सो व्हाट पर्पस कैन वी हैव अदर देन नोइंग आवरसेल्फ। ओके, एंड मेडिटेशन के रिलेटेड हम विपासना मेडिटेशन गए थे, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ओह वंडरफुल यार, बहुत मज़ा आया था। इनफैक्ट ये पर्पस वाली चीज़ मेरे को विपश्यना जाके ही समझ आई थी। जब विपासना गए थे ना, तभी 10 दिन में मेरे को रियलाइज़ हुआ था। ऑल्दो 6 दिन के बाद मेरी हालत बड़ी टाइट हो गई थी वहाँ पे, बट फिर भी ये जो मेरे को समझ आया ना पर्पस क्या होता है लाइफ का, और हम कितना अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करते रहते हैं। मैं जब जाके सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरी इस मोह माया में दुखी रहते हैं सारी जिंदगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करोगे यार, अब जिंदगी में तो कुछ तो करोगे, पैसा भी कमाओगे, थोड़ा आगे बढ़ने का मन करेगा, अच्छी गाड़ी चलाने का मन करेगा, घर को सुंदर बनाने का मन करेगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, सब चाहिए ना, तो एंजॉय करो पर्पस। लेकिन ये है कि पीस आप बनाए रखो जो भी है। और विपश्यना का जो एक्सपीरियंस था वो इसी के बारे में था कि सेटिस्फैक्शन आप जिस भी लेवल पे ले आते हो ना, वो एवरीथिंग है। अब मैं देखता हूँ कि मेडिटेशन जब हम करते हैं, विपश्यना हो गई और भी कोई टेक्निक हो गई, हर तरह के लोग आते हैं, हर डाइवर्सिफिकेशन से लोग, सारी डाइवर्सिटी के लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं, अमीर गरीब सब आते हैं। और यही देखा है मैंने कि वो पीस आप ना तो पैसे से अचीव कर सकते हो, ना आप शोहरत से अचीव कर सकते हो, ना फेम से अचीव कर सकते हो। वो पीस आप अगर आपके अंतर मन में है, वो संतोष तो है, नहीं है तो नहीं है। और उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ सेटबैक्स की भी जरूरत पड़ेगी लाइफ में, इसीलिए ठोकरें भी लगती हैं। आप गिरोगे जब ही तो समझोगे कि अरे मैं तो वैसे ही दुखी हूँ कि ये पीस तो मेरे को मिलना होता, वैसे मिल सकता है। तो आदमी तो खुद ही परेशान है ना। वो यही तो बात है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होगी तो आप परेशान नहीं होगे, परेशान नहीं होगे तो आप सक्सीड करोगे। और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ग्रिट नहीं होगी, तो आदमी बार बार गिरेगा, परेशान होगा। परेशान होगा तो फिर वो बोलेगा यार मैं क्या करूँ, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। वो विचलित घूमेगा ज़्यादा। मतलब मेरे को लगता है कुरेदने की ज़रूरत है। सब कुछ हमारे पास ही, हमारे साथ ही है। वी जस्ट नीड टू लुक इनसाइड एंड जस्ट कीप वर्किंग वेयरएवर वी आर। बोला ना, किस्मत ने जहाँ चाहे ना भाई, वो तेरे को वहाँ पहुँचाएगी। वो है। एंड मेडिटेशन किस टाइप का, मतलब कब से आपने स्टार्ट किया एंड कौन सी टेक्निक, माइंडफुलनेस या फिर? हाँ, मेडिटेशन यार मैंने बहुत देखे। मेरे पापा भी एक गुरु को फॉलो करते हैं, गुरु जी को फॉलो करते हैं पापा भी। तो मैंने पहले उनसे भी, उनकी भी मेडिटेशन करता हूँ मैं, कभी कभार करता था मतलब। फिर मैंने हेमी सिंक भी की। हेमी सिंक इज अ टेक्निक वेयर बाइनोरल बीट्स गो टू योर ईयर्स और वो आपको ध्यान लगवाते हैं। और फिर विपश्यना की। विपश्यना वाज द बेस्ट, नो डाउट। और विपश्यना में अच्छी बात ये थी कि बहुत क्लियर तरीके से बताया हुआ था कि ये मेडिटेशन है। नहीं तो मेडिटेशन में भी बहुत तरीके के कन्वर्जन्स, बहुत तरीके की लीप अप होती हो गई आजकल, कि इट्स वेरी टफ टू एक्चुअली नो ट्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन ना भी करो तो माइंडफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐप्स भी हैं आजकल, बड़ी अच्छी ऐप्स हैं, अगर आप यूज़ करो अपने बिजी स्केड्यूल में, थोड़ा माइंडफुल भी हो जाओ तो भी कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियसली इट सोर्ट्स योर माइंड। और ये जो जितनी भी अब हमें समझ है, ऑल्दो कुछ भी नहीं है अगर देखें तो, बट जितनी भी ये समझ है जिसकी वजह से जहाँ भी हैं हम, जहाँ भी हैं और जैसे भी पहुँचे, तो ये सब उस समझ की वजह से पहुँचा। और उस समझ में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपका माइंड बहुत क्लियर होता है, ये मैंने देखा। क्लैरिटी आती है मेडिटेशन से, सफाई हो जाती है दिमाग। तो बेसिकली मेडिटेशन इज फॉर क्लैरिटी, कि थॉट्स जो है वो क्लियर हो जाए, विजन क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट सीइंग व्हाट देयर एक्चुअली इज। मतलब हम फेक नहीं देखते ना, जो है बस वो देख पाते हैं। और मेडिटेशन उसका एक डीपर पार्ट है कि यू एक्चुअली गो इनटू द रियल इनर सेल्फ एंड एक्चुअली एनालाइज क्या विकार हैं, कब वो जनरेट हो रहे हैं, कब गुस्सा आ रहा है, कब नहीं आ रहा, और किस वजह से आ रहा है, कैसे अनु बन रहा है। तो वो मेडिटेशन उसी का, माइंडफुलनेस का डीपर पार्ट है। इट गिव्स यू क्लैरिटी इन योर माइंड। केओस खत्म हो जाता है बेसिकली। एक टाइम पे सो थॉट चल रहे होते हैं हमारे दिमाग। तो मतलब अपने आप को जानना इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है यार। अब मेरे दिमाग में 50 थॉट चल रहे हैं पूरे दिन में, यही नहीं पता कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं। तो पहले जानो तो सही कि मैं क्या चाह रहा हूँ एक सिचुएशन के बारे में। और मैं इतनी फालतू चीज़ों के बारे में, एक बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें साफ लिखा है कि भाई 98% थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड ओनली 2% थिंग्स आर, 99% थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ओनली 1 थिंग्स आर अंडर आवर कंट्रोल। और हमारी स्ट्रेसेस जो हैं वो 100% उन 99% चीज़ों के बारे में जो अनकंट्रोलेबल है। एंग्जाइटी क्यों होगी अगर चीज़ हमारे कंट्रोल में होगी, स्ट्रेस क्यों होगा अगर हमारी चीज़ कंट्रोल में होगी। बट सोचने की बात है, हम माइंडफुलनेस से सोचें तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसका कर क्या सकते हैं।
मतलब बेसिकली हमारा जो रिएक्शन होता है उसके वो एंजाइटी से जनरेटेड है। Correct. हम उस टाइम माइंडफुल नहीं है, तभी तो वो हमने इतनी एंजाइटी जनरेट की। अगर हम उस टाइम माइंडफुल हैं, सोच रहे हैं अरे किस चीज की टेंशन ले रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि मेडिटेटिव माइंड स्ट्रेस ही नहीं लेगा, और लेगा तो 1 मिनट में उसका माइंडफुलनेस जाग जाएगी, बोलेगी अरे तू स्ट्रेस किस चीज की ले रहा है, ये तो तेरे कंट्रोल में ही नहीं है। सच बात है। लाइक माई मदर वॉज इन द ICU, उस टाइम मैं इतनी टेंशन ले रहा हूँ, सो नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, इमोशनली तो आप कंट्रोल हो गए, बट शायद अगर उस टाइम थोड़ी मेडिटेशन होती तो मैं थोड़ा कम स्ट्रेस्ड होता। उस टाइम बिल्कुल पीक पे था तो कम होता, क्योंकि मैंने इतनी मेडिटेशन तो नहीं किया, बिल्कुल ही हम साधना में बैठ गए हैं। पर और जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना हम शांत सम रहेंगे उस भाव में कि ये भी सुख भी और दुख भी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, एंड जैसे कि आजकल डिजिटल मीडिया अगर हम देखें, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया बेसिकली, उसमें लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम लेट्स से वेस्ट ही करते हैं। हाँ सच बात है। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो लोग वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास और कुछ है नहीं, ऑल्टरनेटिव है नहीं, उनको ये नहीं पता कि उनको और क्या करना है। तो मतलब हाउ एग्जैक्टली कैन दे रिड्यूस अपना स्क्रीन टाइम एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स? दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्राइव अ पर्सन हैज, कि कितना बड़ा एक इंसान का विजन है। अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं, अगर आपकी सोच बड़ी है, आपको ज़ील होगी अंदर, आपको आग लगेगी कि यार मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर वो आग ही नहीं है तो क्या होगा, कोई बुराई नहीं है उसमें भी। एवरीबडी इज डिफरेंट यार, कोई बंदा रिलैक्स जिंदगी जीना चाह रहा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लिविंग। एवरीबडी लिव्स अ डिफरेंट लाइफ। ये प्रोजेक्ट कर देना कि नहीं यार सक्सेसफुल होना या इतने पैसे कमाना ही लाइफ में सब कुछ है, गलत है। विच आर सोशल मीडिया, विच आर टीवी, और जितने भी हमारे पास ये मीडिया, यही तो प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ये पढ़ लो IAS बन जाओगे, ये पढ़ लो एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, उस बच्चे ने ये कर दिया, ऐप बना दी, अभी कुछ कंपनीज भी आ गई थी तो बच्चों पे बड़ा जोर पड़ा था। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आवर चॉइस ऑफ वे ऑफ लिविंग दिस लाइफ एंड बीइंग सैटिस्फाइड विद दैट। और रही बात तेरी फेसबुक और इस सब को कैसे कंट्रोल करना है, देखिए ये चीज़ें बड़ी एडिक्टिव हैं। वी आर ऑल इमोशनल बींग्स, और हमारे इमोशंस के हिसाब से डेटा और AI ने मिलकर इतना हमें रीड कर लिया, हमारे रिएक्शंस को, हमारे टाइम को और हमारे टच सेंसिंग को, कि कब हम स्क्रीन टच कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितना नहीं देख रहे हैं, हमारी आई मूवमेंट्स को, कि दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे नो यू मोर देन यू नो योर सेल्फ, दे नो योर सबकॉन्शियस माइंड बेटर देन यू नो योर सबकॉन्शियस माइंड। और तो उन्होंने ऐसा जाल बना रखा है कि आप वहीं बैठे रहो बस, बिकॉज इट्स देयर जॉब यार। एनी बिजनेस वुड वांट टू सेल मोर। आज मेरे पास भी एक सुपरमार्केट होती है और मैं किसी को टारगेट कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल चाहता कि लोगों का डेटा इकट्ठा हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाऊँ। सो दैट इज व्हाट सोशल मीडिया इज अबाउट। अगर हमें समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है, बस ठीक है, अच्छी लाइफ जी जाए सब लोग, और हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हुए, नेक्स्ट जनरेशन हुए, उसको हम अच्छा नॉलेज दे जाए। मतलब सबकी चॉइस ऑफ लिविंग है। एंड क्या एक बैलेंस होता है बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ जब कोई स्टार्ट कर रहा है? भाई नहीं होता, आज भी नहीं है। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यूर सोलो एंटरप्रेन्योर, तो जर्नी ना बहुत ही एक तो लोनली होने वाली है, क्योंकि आप किसी के साथ ये पेन, किसी के साथ ये दुख शेयर नहीं कर पाओगे। आप बहुत लकी हो अगर आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकते हो और एक्सप्रेस करके थोड़ा कंडोलेंसेज, या कंडोलेंसेज तो क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा काम हो सकते हो। बहुत ही टफ जर्नी है और आप बहुत अकेला फील करने वाले हो थ्रू आउट इस जर्नी। क्वेश्चन क्या था, भूल गया तेरा? ये कि लाइक अगर आप पर्सनल प्रोफेशनल, राइट। तो पर्सनल और प्रोफेशनल में टाइम बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब तक आप अकेले काम कर रहे हो। मतलब छोटी टीम भी है ना, 20 लोगों तक, तो जब तक तो बड़ा मुश्किल है पर्सनल प्रोफेशनल। एक बार आप वो स्टार्टअप लेवल क्रॉस कर लेते हो या मिड लेवल एंटरप्राइज, तब आप थोड़ा कर पाते हो। उस स्टार्टिंग के फेज में तो लाइक पर्सनल लाइफ रहती ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया नहीं रहती। इफ यू आर ट्रूली डूइंग अ बिजनेस तो नहीं रहती, मेरा तो एक्सपीरियंस ही है। ओके, तो मतलब उस टाइम पे रिलेशनशिप वगैरह उतना फोकस करना चाहिए या फिर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट उसी इंसान के साथ करना चाहिए जो आपकी इस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, इस फेज को वैल्यू दे रहा है। अगर उस चीज़ को वैल्यू दे रहा है तो ही तो आप उसको टाइम दे के अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर रहे हो, और वो भी अंडरस्टैंड करेगा कि आजकल ये मेरे को टाइम कम देगा। फैमिली भी अंडरस्टैंड करेगी कि यार ये अपने ऐसे फेज में जहाँ इसको सही में ही फाइट मारना ज़रूरी है, तो उसको अंडरस्टैंड करेगा। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आर योर बिगेस्ट लेसन्स जो आपने लाइक बिजनेस से सीखे हो या पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस से सीखा हो? कुछ लेसन जो मैंने सीखे हैं यार, वो थोड़े बहुत ही बता पाऊंगा। जैसे लेसन्स तो बहुत है जो आप डेली लेवल पे सीखते हो, बट सम लेसन्स आर कि नो मैटर हाउ बैड ऑफ अ सिचुएशन यू आर गोइंग इन बिजनेस, आप कोशिश करिए कि किसी से रिलेशनशिप खराब ना हो बिजनेस में कभी भी।
चाहे वो तुम्हारा उस टाइम पे बिगेस्ट एनिमी क्यों ना हो, उससे रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी ऑन द गुड साइड ऑफ थिंग्स. यू शुड नेवर बी ऑन द बैड साइड ऑफ थिंग्स. क्योंकि क्या होता है कि जब आप बैड साइड ऑफ थिंग्स पढ़ते हो तो फिर आप बिजनेस से फोकस हट जाता है, फिर उसी चीज़ में पड़े रहते हो, उस पॉलिटिक्स, उस टांग खींचने में और एक दूसरे को पुल डाउन करने में. सेकेंड चीज़ दैट आई लर्नड इज कि पार्टनरशिप से बचना चाहिए इनिशियली. लार्जर लेवल पे जब आप काम करोगे तो आपको पार्टनर्स ही चाहिए होंगे, आप इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते. बट अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो पार्टनरशिप से बचना चाहिए. कारण ये रहता है कि इनिशियल लेवल पे होता ही कुछ नहीं है, फिर वो पार्टनरशिप में हो जाते हो तो फिर ना चाहते हुए भी एक लेवल होता है कि फोकस आपका फिर उस पार्टनरशिप में, उस हिसाब में, क्या कैलकुलेशन में, उसी में रहता है सारे दिन, ना चाहते हुए भी, अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि you'll find the right partner to work with, और वो बहुत टफ है. तो इसलिए या तो पार्टनर ढूंढो तो बहुत अच्छा ढूंढो, और नहीं है तो पार्टनर गो सोलो इनिशियली. बट एक लेवल आएगा कि जब आपको कोलैबोरेट करके ही काम करना पड़ेगा. यू कैन नॉट वर्क अलोन, वेदर यू आर अ बिग एजेंसी और अ बिग कंपनी और अ बिग रियल एस्टेट डेवलपर, तो आपको मिलके ही काम करना पड़ेगा. बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू पूल इन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, यू विल नॉट बी एबल टू पूल इन द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग टुगेदर. तो उस टाइम पे you'll have to क्रिएट पार्टनर्स. ओके, तो स्टार्टिंग में मतलब इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहिए, तो मतलब एम्प्लॉयज रखने चाहिए, या फिर लेट्स से हाउ टू फाइंड योर बेस्ट को-फाउंडर. को-फाउंडर इनिशियली मत ढूंढो, क्रिएट अ बिजनेस फर्स्ट. आजकल क्या है, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, हाउ टू फाइंड द राइट को-फाउंडर, हाउ नॉट टू डू दिस, हाउ नॉट टू डू दैट. फर्स्ट क्रिएट अ बिजनेस. दैट्स व्हाट आई थिंक, कि पहले पैसा आना शुरू हुए, पहले काम बने, पहले सर्विस या प्रोडक्ट बने, फिर देखियो को-फाउंडर भी खुद ही मिल जाएगा. जब राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रखो, राइट नंबर ऑफ पीपल टू कोलैबोरेट विद रखो, पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, कीप देम, कीप अ गुड टीम. टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी टीम में से तुम्हें एक राइट को-फाउंडर मिल जाएगा. बट अगर यू गो आउट लुकिंग फॉर अ को-फाउंडर एंड फॉरगेटिंग द टीम पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट गोना वर्क. तुम, और ज़्यादातर लोग तो आजकल क्या पार्टनरशिप और ये को-फाउंडर इसलिए ढूंढते हैं इनिशियल फेज में क्योंकि वो श्योर नहीं है आइडिया के बारे में. वो सोचता है कि इसके भरोसे चल जाएगी नाव, दूसरे वाला सोचता है कि फर्स्ट वाले के भरोसे नाव चल जाएगी. ऐसा नहीं है. जब आप अपनी नैया को खुद पार लगा सकते हो ना भैया, तब जो है दूसरे भी आके आपकी नाव में बैठना चाहेंगे. ओके, and that's the right way of creating business relationship, कि मैं उसको ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ कि वो मेरी नाव में आके बैठे, और वो मेरे को ऐसी वैल्यू दे रहा है कि उस नाव में फ्यूल डाल रहा है, कुछ कर रहा है, कि वी आर कोलैबोरेटिवली गोइंग अहेड. देन दैट्स द राइट थिंग. एंड इनिशियली जब जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे अपनी खुद के पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, बूटस्ट्रैप करना चाहिए, या फिर ढूंढनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? I'll always say bootstrap. इन्वेस्टमेंट ढूंढने का मतलब ये हो गया कि देखो, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है. यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और आजकल के तुम जितने स्टार्टअप देख रहे हो वो रूट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. Tier 3 सिटीज़, Tier 4 सिटीज़, ये सब सॉल्व कर रहे हैं. फ़ोन पे को देख लो, क्यों चला, रीजनल था. पेटीएम था इतना बड़ा, फिर भी फ़ोन पे चल गया. बाकी जो पेटीएम के कॉम्पिटिटर्स थे ना Tier 1 सिटी लेवल पे, वो इतने ज़्यादा बूम नहीं हो पाए. मोबीक्विक और नीचे से फ़ोन पे निकल के आया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रीजनल था. रीजनल चीज़ें बहुत चलेंगी. जो अपना एक तो उन चीज़ों को जब आप स्टार्ट करते हो, मैं फ़ोन पे की तो बात नहीं कर रहा, इट्स टेक्निकल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, टेक्निकल सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है. बट मल्टीट्यूड्स ऑफ बिजनेसेस दैट यू स्टार्ट एट द रूट ऑफ इट विल नॉट रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, और आप उनको खुद की फंड से भी स्टार्ट कर सकते हो. एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई योर बिजनेस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ फंड्स, चाहे वो 1000 रुपये से हो, 500 से हो, 10,000 से, और मैक्सिमम 1 लाख से हो. उससे ऊपर से तो इन्वेस्ट करके आप फिर, क्योंकि खुद के पास तो इससे ज़्यादा पैसा होगा नहीं, चाहे आप जॉब गोइंग हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, मम्मी पापा से ले भी लिए, तो स्टार्ट विद दैट ऑन योर ओन, बूटस्ट्रैप इट. Don't start looking out for seed funds until and unless you have actually created an idea that's going to break through or disrupt the market. Actually में जो disrupt कर देगा ऐसा solution है कि आया ही नहीं है. और बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, देखते हैं कि नया स्टार्टअप आया, नया ऐप आया, उसका आइडिया कॉपी कर लिया, यूएस में था, वो डाल दिया और चला दिया, फिर उसको पिच कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, फंडिंग मिल नहीं रही है, देन दे क्रैश. 2-2.5 लाख रुपए खर्चा भी हो गया. इससे अच्छा होता कि आप 2.5 लाख रुपए कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगाते, जो खुद से आपने देखी, और चाहे छोटी सी प्रॉब्लम थी, चाहे छोटे से लेवल पे करते. फिर जब आप उस बिजनेस को सॉल्व करके 25 लाख 10 से 25 लाख रुपए के बीच कमा लेते, कुछ बना लेते रेवेन्यू, फिर जो है आप इन्वेस्टर्स को पिच करोगे तो आपके पास एक पायलट प्रोजेक्ट भी है दिखाने को. द इन्वेस्टर्स विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, एंड माइट बी यू वोंट गो टू इन्वेस्टर्स बाय देन. उस टाइम तक हो सकता है तुम इन्वेस्टर के पास जाओगे भी. सो दैट्स देयर.
एंड एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन कि ऑडी कैसे मिलेगी अगर लेट्स से कोई स्टार्ट कर रहा है। ऑडी कैसे मिलेगी? मतलब पहली ऑडी लेनी है। हाँ। तो पहली ऑडी तो यार सिंपल है ना, इसमें तो मैंने बता दिया तेरे को कि आपने जब ऑडी लेनी हो ना तो आप ये सोचना कि मैं 10 ऑडी के जितना पैसा कब बना लूंगा। जब आप उतना सोचने लगोगे तो एक ऑडी अपने आप बन जाएगी। तो मतलब पहले फोकस ऑन एसेट्स। No, don't focus on assets. Focus on making 10x the money of whatever you need. If you need an iPhone, make 10 lakh rupees. An iPhone will be very easy to buy. क्योंकि खरीदने के तो बहुत ऑप्शन है ना, लाख रुपए अपफ्रंट थोड़ी देना है। EMI है कितना होता है, 10,000 रुपए पड़ेगा। 10,000 रुपए जिस बंदे की जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं कुछ भी नहीं है। सो ऑलवेज इफ यू वांट टू बाय सम एसेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि कार हो गई और फोन हो गया, ऐसी कोई चीज खरीदनी है तो वो तो तब खरीदनी है जब आप उससे 10x मनी बना चुके जितने की वो चीज है। मिनिमम 10x, मतलब 50x हो तो और भी अच्छा। बट देयर इज अ डिफरेंस नो कि एक लॉजिकल डिसीजन होता है और एक इमोशनल डिसीजन। सही बात है। एंड आज इंडियन सोसाइटी अगर हम देखें तो ऐसी है कि अगर कोई कमाना स्टार्ट करता है तो तभी वो एक अच्छा फोन ले लेगा, फिर थोड़े टाइम में गाड़ी ले लेगा। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो सिखाती है कि स्टार्टिंग में ऐसे डिप्रिशिएटिंग एसेट्स बाय करो। सच बात है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाउ ब्रांड्स हैव ब्रॉट अस अप। मतलब आईफोन आने लगे हैं, एक बंदा है जिसकी सैलरी तू लगा के चल 50,000 रुपए, उसके पास भी आज की डेट में 1 लाख रुपए का फोन मिलता है क्योंकि उसको लगता है मैं 2 महीने में तो बना लूंगा। बट दैट माइंडसेट विल नॉट टेक यू टू द फर्स्ट CR यू वांट टू गो टू। दैट माइंडसेट विल नॉट। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपने साथ, और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं मानता। मुझे लगता है यार ये क्या कॉम्प्रोमाइज, ये तो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है। आप जितना कंजूस रहोगे, आप जितना कम में गुजारा कर लोगे, जितना कम में खुश रहोगे, उतना ही तो आप आगे जाओगे। मतलब अब यही इसी से पता चल गया माइंडसेट का डिफरेंस। एक इंसान है जो कम्युनिटी से इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो क्या ही ब्रेक थ्रू करेगा। ब्रेक थ्रू इज ब्रेकिंग थ्रू द कम्युनिटी, राइट, ब्रेकिंग थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो जब तुम कम्युनिटी से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि तुम औरों को दिखाने के लिए फोन ले आए, या तुम्हारा मन इतना तुम्हारे ऊपर हावी हो गया कि तुम एक फोन की ल्यूक्रेटिवनेस को नहीं मिस कर पाए। So how do you ought to think कि यार तुम एक बड़ी उसको ल्यूक्रेटिवनेस को मिस करके वहां तक पहुंचोगे? Because you need money and investment to run a business. It's not a happy journey जैसा दूर से दिखता है। अरे इस आदमी के पास ऑडी है, इसके पास ये है। ऑडी कमाना तो आसान है अगर आप उसके 10x मनी बनाने का एक फॉर्मूला बना लो तो ऑडी तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि किस्तें जानी है, लोन लेना है बाद में, तो बल्कि खर्चे दिखाने के लिए आपने ये चीजें लेनी पड़ेंगी। एक टाइम होता है जब आदमी टैक्स भरने से डरता है क्योंकि उसका पैसे नहीं है। एक टाइम होता है जब आदमी ये सोचता है मुझे इतना टैक्स भरना पड़ेगा तो इससे अच्छा मैं कुछ एसेट ले लूं, गाड़ी ले लूं, फोन ले लूं, खर्चे दिखा दूं। एक टाइम होता है स्टार्टअप में, मैंने फेस देखा है कि आप एक एक एम्प्लॉय को ऑनबोर्डिंग करने से पहले डरते हो, यार इसकी सैलरी 20,000 है, 15,000 है ना। और एक टाइम होगा कि तेरे पास तुझे ये है कि 5 एम्प्लॉय और रख लेता हूँ, नहीं तो इतना टैक्स में देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कुछ खर्चे हो जाएंगे, 4-5 लोग हैं, कंपनी को स्केल ही करेंगे। नहीं तो इतना पैसा तो वैसे भी जो है कंपनी के खर्चे होने हैं और टैक्सेशन में जाना ही है, तो उससे अच्छा कि मैं कुछ एक्सपेंडिचर्स कर लूँ, लोग रख लूँ, काम कर लूँ। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी। मतलब उस टाइम पे फिर वो खर्चे जो तू कह रहा है ना ऑडी, वो बहुत छोटे हो जाते हैं। फिर तू देखेगा किसी के पास तो 20-20 ऑडियां खड़ी हैं और किसी के पास एक ऑडी ले तो ली, अब उसकी किस्त नहीं भरी जा रही। ये फर्क होता है। ओके, सो बेसिकली माइंडसेट का डिफरेंस है कि पहले सही स्ट्रैटेजी से काम करो, सही स्ट्रैटेजी से स्केल टू अ लेवल वेयर द एसेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके लिए वो ऑडी ना इम्पोर्टेंट हो गया, आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मुझे स्केल करना है, तो ऑडी अपने आप आ जाएगी। और एक माइंडसेट है कि यार बस ये ऑडी ही लेनी है, मतलब जिंदगी में बस ये BMW या ऑडी एक लग्जरी कार ही लेनी है और कुछ मैंने नहीं कमाना। तो फिर तो भाई आपने उसी को जब इतना बड़ा टारगेट सेट कर लिया तो आप उससे आगे थोड़ी देख पा रहे हैं। एंड जैसे कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर लेट्स से कोई यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया, जब एक फेज आता है कि आप स्टेबल इस टाइम पे हो चुके हो, बट फिर भी आपके माइंड में अब फिर ये आ जाता है कि नहीं अब नहीं करना है, लाइक कंफर्ट जोन टाइप का आ जाता है। तो उस केस में खुद को मोटिवेटेड इज लाइक एक टेम्पररी चीज। देखो यूट्यूब और जितने भी डिजिटल बिजनेसेस हैं आज की डेट में जो ट्रैक्शन बेस्ड हैं, ये बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेसेस हैं। इनमें तो ये लगा के चल कि कल का ही नहीं पता क्या होगा, बिकॉज आर नेक्स्ट जनरेशन, आर न्यू जनरेशन इज वेरी वॉलेटाइल, और सबके इमोशंस और डिसीजन इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि 5 सेकंड की ऐड यूट्यूब के पहले झेलनी कितनी भारी हो जाती है। दैट टेल्स हाउ इवॉल्विंग वी आर, और हमारी अटेंशन स्पैन कितना कम होता जा रहा है। एवर चेंजिंग डिसीजन मेकिंग और डिसीजन पॉइंट्स आ रहे हैं, डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं अब। तो डिजिटल बिजनेसेस में कंफर्टेबल होने का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता, आप पूरा हार्डवर्क भी दे रहे हो
तब भी आपका चैनल कितना चलने वाला है। वी सी मेजर क्रिएटर्स जिनके व्यू काउंट्स बिल्कुल डाउन आ गए हैं। वी सी मैनी मेजर क्रिएटर्स जो क्रिएटर्स थे अब उन्होंने अपना मॉडल चेंज कर लिया, देन दे आर ट्राइंग टू स्केल देयर बिजनेस इन रिलेटेड इंडस्ट्री बट नॉट एग्जैक्टली इन द यूट्यूब डोमेन इटसेल्फ। तो भाई ये तो टाइम की बात है, इसमें ऐसा तो है ही नहीं कंप्लेसेंट होना है या रुक जाना है। लग रहा है नहीं चल रहा तो ठीक है, पिवट करने का टाइम है और डेटा बेस्ड होना चाहिए कि भाई असली में नहीं चल रहा, क्या फालतू में एफर्ट देने। और अगर ऐसा है कि भाई चल रहा है और यही मेरा मेन स्ट्रीम काम है कि यूट्यूब को ही मेन करना है तो गो हेड। बट यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें घुसने से पहले मैं तो पर्सनली ये बोलूँगा कि कीप इट एज अ साइड बिजनेस। दिस इज द ओनली बिजनेस इन लाइफ आई विल से टू कीप एज अ साइड बिजनेस। बट हर किसी को एक यूट्यूब चैनल, मतलब दिस इज बेसिकली एक वीडियो डायरेक्टरी टाइप की। ओके, बिकॉज आज अगर आप कुछ डाल रहे हो तो लेटर ऑन स्टेज पे लाइफ के यू विल हैव दोज मेमोरीज एक टाइप से। अगर मेमोरीज डालनी तो यार कौन डाल रहा है आजकल, मेमोरी के लिए लोग नहीं डालते, ब्लॉग्स भी लोग डालते हैं तो दे पुट इट आउट एज अ प्रोफेशनल चैनल, या तो ईदर दे वांट टू ग्रो अर्न एंड मेक इट बिग, तो इसलिए डालते हैं। मेमोरी के लिए कौन यूट्यूब वीडियो डालता है, किसके पास टाइम है? अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब सही है इस टाइम पे अगर कोई स्टार्ट करना। YouTube is a good business यार, if you scale it's a very good business, but again either you go to the top of it, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचने में चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। मैं बता रहा हूँ तेरे को, हर बिजनेस ऐसा ही है। इफ़ यू क्रैक द फॉर्मूला देन इट्स द बेस्ट बिजनेस इन रीसेंट टाइम्स, और आगे तो यूट्यूब की मार्केट बढ़नी ही बढ़नी है। इट्स लाइक इट्स गोना बी अ वेरी मैसिव बिजनेस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें अब इतना कंपटीशन है, स्टार्टिंग अप इज वेरी टफ इन यूट्यूब, क्योंकि इट टेक्स नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल अदर देन योर एनर्जीज स्टार्टिंग के लिए तो। और मैं बोलूँगा भी नहीं कोई करे, तो इसको साइड बिजनेस की तरह ही करना चाहिए या पढ़ाई के साथ ही करना चाहिए, और उसमें फुल टाइम एफर्ट डालना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा एफर्ट, फुल एफर्ट से डाल के ट्राई करो, ताकि रिग्रेट ना रहे कि मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया था। बट फुल टाइम भी इसी को नहीं बनाना, नहीं तो फिर क्या होगा, बड़ा अगर नहीं चला ये, अब तो ये वो लगा लो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरह होता जा रहा है कि 1% लोग ही एक्टर बनते हैं, वो वाली चीज़ है। ओके, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ठीक है या फिर यू शुड ट्राई सम अदर थिंग्स? पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो यूट्यूब से अच्छा कुछ नहीं है। There are no other digital mediums I'll say are better than this. Video marketing is going to be there for like next 15-20 years तो रहेगा ही, उसके बाद वो VR वगैरह कुछ आ गया। ओके, तो अगर कोई बिजनेस जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना चाहिए या फिर यू शुड बिल्ड कुछ अलग से ब्रांड? आज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने पर्सनल ब्रांड के साथ अपने बिजनेस को जोड़ दो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज पीपल वुड गेट टू नो यू, सो दिल बी एबल टू, वी आर ऑल इमोशनल बीइंग्स, तो अगर वो आपको जानेंगे तो वो आप पे जल्दी विश्वास करेंगे और आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे रादर देन कनेक्टिंग टू अ कंपनी और अ ब्रांड इटसेल्फ। सो इट्स गुड फॉर स्टार्टर्स, नॉट बैड। ओके, एंड व्हाट आर दी लाइक, बट कीप द आइडेंटिटीज डिफरेंट, मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक छोटा ही बिजनेस है, ऐसा ही बिजनेस है, ह्यूमन सेंट्रिक बिजनेस है कि तू अकेला ही चलाएगा, सोलो प्लेयर, तो अपने पे ही रख, नहीं तो फिर उसको जो है सेग्रीगेट कर आइडेंटिटीज को। ओके, एंड आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी बुक्स या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका ब्रेक थ्रू है या फिर लेट्स से जिन्होंने आपको हेल्प किया इन ग्रोइंग फेज में? द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, ऐसा ही कोई नाम उस बुक का है, जस्ट फॉरगॉट, या पता नहीं यही होगा, द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। और एक है द लीन स्टार्टअप इज वेरी गुड, देन देयर इज मेडिटेशन दैट हैज हेल्प्ड मी, so these are some tools that have actually made me break through a lot of things. Hemi Sync is actually great. मैं तो प्लान भी कर रहा हूँ कि एक सेशन में I'll go to जहाँ पे भी यूएस में कहीं कराते हैं हेमी सिंह का एक सेशन होता है, बूट कैंप, वहाँ जाओ तो। एंड व्हाट आर द लाइक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स जो आप बहुत लाइक फॉलो करते ही करते हो? प्रिंसिपल्स अबाउट बिजनेस इज कि बिजनेस कम्स फर्स्ट, पहला प्रिंसिपल कि यार अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, वेदर यू गोइंग फॉर अ ट्रिप, वेदर इट्स फैमिली, वेदर इट्स एनीथिंग, बिजनेस कम्स फर्स्ट। चाहे कुछ भी है, चाहे आपको अपने पार्टनर के साथ घूमने जाना है या आपकी फॉरेन की ट्रिप भी प्लान्ड है और बिजनेस में बिजनेस को आपकी ज़रूरत है, तो यू शुड बी स्टैंडिंग देयर। सेकेंड इज लीडरशिप, अगर आपकी टीम है सो यू शुड एक्चुअली बी ट्रूली अ ग्रेट लीडर। अगर वो आपको एज अ लीडर नहीं देखेंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देंगे, दे विल नॉट फील मोटिवेटेड इनफ टू जनरेट दैट डिफरेंस टू योर कंपनी, और फिर वो आप बाकी कॉम्पिटिटर्स से हार जाओगे। सो टू थिंग्स, कि योर बिजनेस कम्स फर्स्ट एंड यू शुड बी अ गुड लीडर एंड लीड बाय एग्जांपल ऑब्वियसली। मतलब अगर आप ही अच्छे लीडर नहीं हो तो आप एक टीम को क्या चलाओगे? मतलब यू शुड वर्क एटलीस्ट 16 आवर्स अगर आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि 18 आवर्स। ना, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दे शुड फील वेरी motivated around you, they should feel very happy to be in touch with you, कि
I really want to work with this guy. You should be an inspiring figure for them. You should actually have done things in front of them. तुमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई हो उन्हें, और उन प्रॉब्लम्स में तुमने लीड ली हो जहाँ पे they actually get to see what sort of tough sort of a person you are to fight all the battles you have, and they actually get to see कि अरे this is someone I want to be tomorrow, or this is somebody I want to be with and grow this company together. मतलब इस तरह की फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी, एक ऑरा बनाना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, कल्चर बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए लीडर होना ज़रूरी है। टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं, टाइम कुछ हद तक ज़रूरी है, बट ये नहीं कि आप 16 घंटे काम करोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ 18 घंटे काम करेंगे, और ना ही आज के किसी भी बिजनेस में 16 या 18 घंटे की ज़रूरत है। अगर आज आप, मैं तो बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम करता हूँ, एक्सेप्ट फॉर द पीपल वर्किंग ऑन ग्राउंड, द लेबर फोर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, आई डोंट थिंक एनीबडी इन माई इंडस्ट्री और ऑपरेशंस की टीम को अगर रख दो साइड, इन माई कंपनी हैज़ टू वर्क फॉर 60 आवर्स, नो, आई एम एक्चुअली रियली फ्लेक्सिबल। मेरी टीम ऐसी है कि 4 घंटे काम करती है बट वो 8 घंटे का भी आउटपुट देती है, एंड आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद दैट। माई गाइज आर लाइक आई वांट यू हियर, सो दे विल कम एज ब्रोज टू मी, एंड वो तूने देखा होगा कि बिल्कुल भाइयों की तरह काम करते हैं कि भाई यहाँ आ जा, तो वो वहाँ आ जाएंगे, और उनको लगता है कि एक्चुअली दे आर ओनर्स ऑफ दिस कंपनी, दे आर क्रिएटर्स ऑफ दिस कंपनी, कि हमने मिलके ये ब्रांड बनाया, हमने मिलके कंपनी बनाई। दे डोंट फील लाइक कि आई एम दी ओनर ऑफ दिस कंपनी, आई एम द इन्वेस्टर, वो एक पार्ट है, एम्प्लॉई नहीं, एंड दैट शुडंट बी द केस एनीवेज, although that's the relationship we hold, but that is not how they should be feeling, and that is not how you should make them live. नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। और अगर आप किसी को इतना अच्छा फील करा सकते हो कि आप उनको भी वैल्यू एडिशन दे रहे हो, so they'll work 2x better with you, 2x better। वो खुद भी लर्न करेंगे, आपको भी काम अच्छा करके देंगे एक स्टार्टअप में, और खुद भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ही रखने चाहिए। वो आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही जेलिंग करोगे, उन्हीं के साथ आप जेल अप कर पाओगे, वही आपकी कंपनी में फिर काम करेंगे। Okay, so there is also this difference ना कि अगर आपका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर वाला है, नॉर्मल जो फिर फॉर एग्जांपल जिसका माइंडसेट जॉब वाला है, उसके साथ आप उतने कंपैटिबल टाइप के नहीं हो। हाँ, कम होता है, ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा हो जाता है। मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं कि हु आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्टांस, तो अगर हम ये बात करने लग जाए लाइफ की और गोल्स की और एम्स की, तो वहाँ डिफरेंशिएट हो जाता है। तो मैंने इसका एक ही सोल्यूशन निकाला है कि व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स आई एम गोना बी द गाय आई वाज इन स्कूल, और वो डीप डाउन तो मेरे अंदर ही है ना, दैट नोटोरियस किड आई वाज, और मैं फिर वही रहता हूँ उनके सामने नेचुरल, बस मस्ती की, बातें की, वो की, क्या ही जरूरत है, मतलब दोस्तों के आगे तो व्हाई ब्रिंग आउट दीज टॉपिक्स, बल्कि क्या होता है फिर आपस में ये फील होता है यार उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, मैंने नहीं किया, तो व्हाई ब्रिंग दैट आउट, जस्ट कीप इट हम्बल और प्ले द गेम। जो तुम्हारा काम है तुम कर रहे हो, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट व्हाटएवर दे डूइंग, दे रिस्पेक्ट व्हाटएवर आई एम डूइंग, और प्रोफेशनल बात है फिर कम कर दो बस, और लेकिन दोस्त तो रखो। और दोस्त होने भी जरूरी है, आपके बिजनेस इससे दूर होने चाहिए दोस्त, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो होंगे तो आप उनके साथ कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करोगे तो आपकी जितनी स्ट्रेसेस हैं सब निकल जाती हैं। And how to build like meaningful relationships, एक thing that I have noticed is that you have very solid relationships हर किसी के साथ। ठीक है, तो वो कैसे like build करने चाहिए, कैसे like maintain करना चाहिए? You notice this that I have solid। Correct, because it's also very important ना कि you have to invest time and वो उतना आपको attention देनी पड़ती है उससे। Right. See, you'll build solid relationships with everyone if you actually listen to that person and what that person wants rather than you put your need first। मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कि मैं तेरे साथ हूँ तो मैं ये अंडरस्टैंड करूँगा कि चिराग इज डूइंग दिस, सो मैं उसके बारे में ज़्यादा कंसिडरेट रहूँगा रादर देन अपनी स्टोरी बताने के या अपनी चीज़ को पुट फॉरवर्ड करने की। चिराग को मैं पूछूंगा भाई चिराग ठीक है बता क्या कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है भाई, ये कर लेते हैं, वहाँ ये कर लेते हैं, अच्छा तू यहाँ कर रहा है कुछ हेल्प करूँ, यहाँ निकाल दें कुछ, यहाँ कुछ निकाल, मतलब हमेशा तूने देखा होगा मैं तेरे से बात करूँ तो तेरे रिगार्डिंग बात करूँगा, लकी से बात करूँगा तो लकी से रिगार्डिंग बात करूँगा, प्रशांत के साथ हूँ तो उससे रिगार्डिंग बात करूँगा। तो उससे होता ये है इवन विद व्हेन आई एम विद माय टीम आई वुड वांट टू नो व्हाट दैट गाय इज डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ, आर यू हैप्पी इन फैमिली, सब ठीक चल रहा है, अच्छा ये है। तो जब आप औरों के सेंट्रिक काम करते हो ना तो पीपल टेंड टू, एवरीबडी वांट्स टू कम टू अ पर्सन हु विल अप्रिशिएट देम, who will want to know more about them कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सबने यार अचीवमेंट्स की होती है, थोड़े गैप के बाद मिलते हैं, सब बताना चाहते हैं मैंने ये किया लाइफ में। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं पहले सुनना चाहता हूँ, अच्छा ये करा वेरी गुड, ये करा वेरी गुड। और मेरे को एक फेज था कि व्हेन आई वाज आल्सो वेरी यंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, और जब मेरे नए वेंचर्स होते थे तो मुझे बड़ा शौक होता था बताने का, अरे मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने ये कर लिया, तो बोस्टफुल होते हैं आप थोड़ा। फिर जब आप सब कर लेते हो, थोड़ा अपर लेवल पे आ जाते हो, फिर आपको थोड़ा हम्बल्ड हो जाते हो कि यू बिकम मोर ग्राउंडेड
और वो मेडिटेशन ने काफ़ी हेल्प की कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा, ह्यूमन रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन आई वैल्यू द रिलेशनशिप आई हैव विद यू, सो आई वुड स्पेंड टाइम विद यू. जैसे मैं आज सुबह से भी तूने देखा तेरे साथ ही था, तो तुझे बर्डन नहीं था ऑल्दो कि यार पूरा दिन वेट करा रहा है. अब जैसे देवेंद्र भैया के साथ थे तूने देखा, अभी भी उनका फ़ोन आ रहा है. सो इज लाइक वो भी पूरा दिन ये रहेगा कि यार इतना जवान लड़का है और मैं 50 साल के आसपास का हूँ और फिर भी उनके साथ अच्छी जेलिंग होगी, सारी बातें होंगी. बिकॉज आज पूरा दिन में हमने क्या किया, वी ट्राई टू सॉल्व दैट गाइस प्रॉब्लम रादर देन वर्किंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स. तो भाई टाइम भी देना पड़ेगा, पर वो मन से देना पड़ेगा कि अरे ठीक है यार अगले का काम है मैं करा देता हूँ, देखी जाएगी. और उस नेचर से जब आप काम करते हो ना, तो देखना तेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी. आएंगी तो फिर इतने लिंक हो जाएंगे, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. मुझे ई कॉमर्स स्टोर डालना है तो मैं 2 मिनट में, अब कभी मेरा मन होगा फर्नीचर स्टोर डालना था, मैं तेरे को बोला यार फटाफट सेटअप कर दे, 2 मिनट तक को फोन कर दिया, तो विलफुली हेल्प करेगा. एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वही ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कि सब मेरी हेल्प करना भी चाहेंगे. उतना वैल्यूएबल भी बनना पड़ेगा कि आपकी लोग वैल्यू करें. हम मुझे कोई कंधा नहीं बनना तेरी लाइफ में आके या किसी की लाइफ में आके, बट टफ टाइम्स में हेल्प कर दो, दूसरे के बारे में जानो, उसको फील कराओ जस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट स्पेशल, इम्पोर्टेंट होना जरूरी है कि यार आप मैटर करते हो लाइफ में, तो अगला बंदा भी विलफुली हेल्प करेगा. सो लर्न, ट्राई टू नो देयर स्टोरी एंड सी वेयर यू कैन हेल्प, एंड सेइंग दैट यू कैन हेल्प, बस इतना बोलना है कि यार मेरी जरूरत हो तो बता देना, इनफ होता है. और एक आधी बार जरूरत पड़े कर भी दी, तो उसमें कुछ भी नहीं है. दिस इज अबाउट मोर ऑफ हार्ट थिंग रादर देन अ माइंड, कि बस मन से ही सपोर्टिव रहो, कोलैबोरेटिव रहो, तो चीज़ें काम करेंगी. वो चीज़ है. एंड एक लास्ट क्वेश्चन, एक चीज़ मैंने देखी, लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि यू शुड लाइक गिव वैल्यू फर्स्ट. अब अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, उनका पहले इंटेंशन रहता है कि उनको कुछ ना कुछ पहले कमाना है इससे. सही बात है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, तब भी उनके माइंड में यही है कि इनसे कुछ ना कुछ लेना है. सही बात है. तो ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप करें कि यू हैव टू बी लाइक गिविंग नेचर का. फॉर इनिशियल व्हेन यू, हाँ इनिशियल बिजनेस में ऐसा होता है कि यार हमारे पास देने को तो कुछ है नहीं, और मुझे इससे रिलेशनशिप भी बनाना है इनिशियली, तो मैं इससे अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाऊँ. तो उसके लिए भी तेरे को बताता हूँ, जहाँ पे वॉनबी आ जाता है ना हमारे अंदर कि मुझे यार इसकी ज़रूरत है या ये चाहिए, वी टेंड टू मेक पीपल रन अवे फ्रॉम अस. तो ये तो यार थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है कि इनिशियल फेज में, अब तो चलो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टेट फॉर मी, वी आर फुलफिल्ड, सब अच्छा है, तो एक ईज ऑफ फेज से कर रहे हैं. बट इनिशियली जब ऐसा करना होता है ना, तो ज़्यादा वॉनबी भी नहीं होना चाहिए. लेट द रिलेशनशिप बिल्ड ऑन इट्स ओन. ये ह्यूमन नेचर है, धीरे धीरे वो ब्रांचेस ग्रो होंगी. एकदम से ग्रो करने की कोशिश करोगे तो लगेगा अरे क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो दूर भागता है उससे इंसान की, इसको मेरी ज़रूरत है, तो वैसे ही तुम्हें एक नेगेटिव नज़र से देखने लगता है. और अगर तुम किसी से नॉर्मली मिलोगे, नॉर्मली बात करोगे, थोड़ा सा स्माइल से भी बात करोगे, बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव रखोगे, काम मत कर, मतलब पहली 2-3 विजिट में तो काम ना ही निकाल तो अच्छा है. बातें ही कर, बस जान थोड़ा, बस जी मेरा भी यही काम है, आप पुराने रह चुके तो जानना चाहता हूँ कि आप कैसे करते हो. दैट इज हाउ आई गॉट टू नो बिजनेस. की आई मेट ओल्ड जो बिग डेवलपर्स, मैं उनके पास जाता बैठता, शुरू में काम कम था तो लर्न तो करना था बिजनेस, तो कि भैया आप बताओ कैसे करोगे, अच्छा ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ, बताओ और बताओ. तो you need to appreciate them, you need to know them as people. शुरू में वो खुलेंगे नहीं, give them that time to थोड़ा टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, बट डोंट गो विद द भाव कि मुझे चाहिए. कुछ बारी लाइफ में चीज़ें ना, ऑल दो बिजनेसमैन बड़े मीन होते हैं शुरू में, जवानी में तो ज़्यादा होते हैं, फिर वो जब थोड़ा काम करते जाते हैं, एक्सपीरियंस आता जाता है ना, तो वो मीननेस कम हो जाती है कि लगता है फ़ायदा सिर्फ लेना नहीं हो, तो तुम दोगे तो अपने आप आएगा तुम्हारे पास. तो थोड़ा टाइम पेशेंस देगा ना, और थोड़ा अप्रिशिएशन देगा, थोड़ी सी हेल्प भी बटाएगा, बैठेगा भी जाके, शक्ल भी दिखाएगा, फर्क पड़ेगा. नर्चर होंगे रिलेशनशिप्स. ओके, सो दैट वाज ऑल. इतने ही क्वेश्चंस थे. बाकी वुड यू लाइक टू ऐड कुछ? नहीं गाइस, मतलब नहीं यार, मैं तो सब बता दिया. बहुत ही लंबा सेशन हो गया, इतना सोचा भी नहीं था मैंने कि तू इतने अच्छे सवाल लिख के लाया, पूछेगा. तो दिस इज नॉट व्हाट आई थॉट, बट अच्छा लगा. यू वर्कड एक्चुअली गुड ऑन दिस. सो इज इट गोना बी लाइक series on your channel or what? Correct. This will be like episode 1 type. अच्छा. But it won't be named की episode 1. समझ गया. Good यार, great. So you can follow Chirag's channel. आपको पता ही है guys. Do like, subscribe, share the video. भाई कह रहा है तो करो यार, come on, let's do it. And Chirag is also doing great in e-commerce these days. All of you who are interested in e-commerce में कुछ breakthrough करना है, so this guy has done it in a very young age. He's worked hard. Follow his channel. Follow his courses, and he has some great courses to offer if you guys are interested.
अभी तेरा इंडियन ई कॉमर्स पे है ना कुछ? हाँ, सो अभी इंडियन ई कॉमर्स पे भी इसका कोर्स आया है एंड ही इज इनटू मल्टीपल थिंग्स राइट नाउ, सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू गाइस गो एंड चेक देम आउट। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई कुछ सेलिंग कर रहा हूँ, नहीं, I've known this guy and he actually puts great efforts and great information। जब मैंने पहली बार भी इसको बुलाया था ना, इसकी एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, बहुत कम व्यूज होते थे उस टाइम इसके, मेरे ख्याल 1600-1700 व्यूज, बट दिस गाय हैड दैट आग, इग्निशन इन हिम कि मैंने इसको खुद से फ़ोन करा और मैंने कहा कि मिलने आ, आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। तो वो फेज था कि आई गॉट टू नो दिस गाय इज़ रियली हार्ड वर्किंग, और ये जो बताता है ना जेन्युइनली बताता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की बातें बता दी, कुछ यान छुपा लिया। तो इफ यू आर इनटू ई कॉमर्स एंड वांट टू डू समथिंग इन ई कॉमर्स, दिस गाय इज द वन यू शुड फॉलो। आज भी मुझे भी अपना अगर ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना था तो आई कंसल्टेड इन हिम एंड ही हेल्प मी विद दैट, सो डू इट। एंड यस, जिन्होंने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करा भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब का एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी। थैंक्स ब्रो। एंड रिलेटेड टू रियल एस्टेट वगैरह कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे आप इनसे पूछ सकते हो। हाँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी हो भाई तो आप मुझे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो नहीं, इंस्टाग्राम या आप जहाँ पे भी डाल सकते हो। सो आई विल ट्राई एंड आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सोचा भी है मैंने रियल एस्टेट की कुछ शुरू करूंगा सीरीज, बट कर ही नहीं पाया अभी तो। एंड एक हमने रियल एस्टेट का कोर्स भी क्रिएट किया था फॉर पीपल हु वांट टू लाइक हाँ, अभी भी है, a lot of people enrolled for that and it's a very good course if you're looking at real estate, although go for it only when you're very much interested in the industry। काफी niche course है, काफी niche में है, बिल्कुल detailed है, so it's a very okay, so किस टाइप के लोगों के लिए, लाइक जिन्होंने it is for people who want to start from 20-30,000 rupees in real estate। so उन लोगों के लिए ज़्यादा है कि जिन लोगों के पास 30-40 हज़ार रुपए हो स्टार्ट करने के लिए रियल एस्टेट में। सो बेसिकली इट विल टीच यू द नो अबाउट्स एंड नो हाउस ऑफ रियल एस्टेट इन दिल्ली एनसीआर। शुरू कर ले भाई, वेलकम टू चिराग शो। तो द राइट क्वेश्चंस मैंने इसका नाम रखा है पर्टिकुलरली, सो आई वांटेड टू पर्टिकुलर कट रिस्टार्ट। हाँ ठीक है। तो बेसिक हाँ बता भाई।